Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vidyan Academy. I'm CA Krishna Moda और हम पिछले लेक्चर में एंड किए थे अपना पहला टॉपिक विच वाज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम बहुत सारे जो है सब टॉपिक्स कवर किए थे, लाइक व्हाट इज एन अकाउंट, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. लास्ट क्लास में हमने काफी सारे जो है प्रॉब्लम्स भी देखे थे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे, अकाउंटिंग कन्वेंशन से, जिससे हमें एकदम क्लियर हो गया था व्हाट आर द वेरियस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट वी नीड टू फॉलो व्हाइल परफॉर्मिंग द अकाउंटिंग फंक्शन. और आई होप अभी आप लोगों ने अपने एंड पे भी शुरू कर दिया होगा अभी तक खुद से अकाउंटिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करना. एटलीस्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जितने भी हम टॉपिक्स कवर किए थे, आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोगों ने उनको सॉल्व करना खुद से भी शुरू कर दिया होगा. अच्छा, जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे और आप इन टॉपिक्स को अपने आप से भी बुक्स में जब देख रहे होंगे, आप ये रियलाइज किए होंगे कि जो सब टॉपिक्स मैं कवर किया हूं अपने पहले चैप्टर में विच वाज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इन लोगों ने जो वेरियस ऑथर्स है इन लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया होगा काफी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में. क्योंकि क्या हो जाता है, अगर वो सारे इन सब टॉपिक्स को एक चैप्टर में कवर करते हैं तो थोड़ा सा जो है हमें लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा हो जा रहा है. बट द रीजन व्हाई आई कवर्ड देम एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर विच वाज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इज बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव all of these concepts and topics that we've covered, these are very very crucial and this forms part of introduction. आज से जो है हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला प्रैक्टिकल कंसेप्ट विच इज जर्नल्स एंड लेजर्स. और मुझे लगता है अब जो हम आगे जितने भी टॉपिक्स देखेंगे इन सब के लिए आपके लिए वो बेस बहुत इंपॉर्टेंट था बनना, विच वॉज अगेन कवर्ड एज पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं विच इज ऑन जर्नल्स एंड लेजर. वापस से बहुत मजा आने वाला है इसको समझने में, इसको पढ़ने में. इससे रिलेटेड हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है कवर किया था विच वाज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. उसमें जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी देखे थे तो आप उसमें क्या कर रहे थे, आप उसमें अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे, आप ये जान रहे थे किसको डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है. तो जर्नल एंड लेजर एक क्या है, उसी चीज को हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दे देंगे आज. एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी योर कोर फॉर अकाउंटिंग. आप जब इसको आगे चल के आप चाहे कुछ भी करो लाइफ में, अगर अकाउंटिंग रिलेटेड आप कुछ भी काम कर रहे हो या कुछ आगे में फर्दर स्टडीज भी कर रहे हो, वापस से जर्नल्स एंड लेजर्स ऐसे कंसेप्ट है, ऐसे टॉपिक्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक प्रॉपर बेस बनना, अगर ये स्ट्रांग हो जाते हैं, आई कैन गारंटी यू कि आप अकाउंटिंग में यू कैन मेक अ वेरी गुड करियर. सो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले, अगेन माय रिक्वेस्ट टू यू वुड बी आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और जितना हो सके आप अपने एंड पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते आज का लेक्चर विच इज ऑन जर्नल्स एंड लेजर्स. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जर्नल्स के साथ, फिर हम देखेंगे लेजर्स क्या होते हैं. सो जर्नल्स होते क्या है. अच्छा, उससे पहले आप में से कितने आरसीबी फैंस हैं यहाँ पे? आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा न्यूज है अब कि आरसीबी मेंस टीम दे हैव आल्सो क्वालिफाइड फॉर द आईपीएल नॉकआउट्स. अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो आईपीएल तो आप लोगों ने देखा होगा कि आरसीबी मेंस टीम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे हैव आल्सो क्वालिफाइड. एंड अब तो ऐसा लग रहा है कि उनको कोई नहीं रोक सकता. इस बार अगर सब यही बोल रहे थे ना, आरसीबी अगर क्वालिफायर्स में चला जाता है तो आरसीबी ही जीतेगा इस साल का आईपीएल. तो बहुत ही अच्छी न्यूज है ये आरसीबी फैंस के लिए. और ये मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि जर्नल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम वापस से रिवाइज करते हैं कि अकाउंटिंग का क्या डेफिनेशन था, क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा था अकाउंटिंग में. तो वो क्या था, आई एम रॉयल चैलेंजर सपोर्टर, ऑलवेज रिमेंबर. सो इसीलिए आरसीबी के लिए अब तो ये डेफिनेशन और भी अच्छे से आपको याद हो जाएगा, नहीं? क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स तो अब सपोर्टर काफी लोग और बन भी जाएंगे. सीएसके को बाहर करके आरसीबी हैज क्वालिफाइड वंस अगेन. चलिए अब वो क्या था उसका अगर हम एक्सपैंड करें, क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व थे अकाउंटिंग प्रोसेस में.
सो सबसे पहला क्या था, I फॉर आइडेंटिफाइंग, M फॉर मेजरिंग, रॉयल से क्या हो रहा था, कैसे लिंक कर रहे थे, रिकॉर्डिंग, फिर क्या था, चैलेंजर्स, क्लासिफाइंग, फिर सपोर्टर, समराइजिंग, फिर आई एम रॉयल चैलेंजर सपोर्टर, ऑलवेज रिमेंबर, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। अब द रीजन वाई हम वापस से एक बार रिवाइज कर रहे थे ये डेफिनेशन इज, जर्नल करते समय हम ये जानते हैं सबसे पहले तो हम कौन से एक्टिविटी जो अकाउंटिंग प्रोसेस में है हमारा, हम कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। So this particular activity that we're going to follow over here or perform over here is recording. तो आइडेंटिफाई और मेजर, सबसे पहले आप जब कोई ट्रांजैक्शन देख रहे हो या आप कोई इवेंट देख रहे हो, आप सबसे पहले ये पता लगा रहे हो वेदर और नॉट इट इज अ ट्रांजैक्शन, फिर उसको हम मॉनिटरी टर्म्स में देख रहे हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं। सो आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग हो गया अपना। उसके बाद हम क्या बोल रहे थे, हम उसको फिर उस ट्रांजैक्शन को हम अपने बुक्स में डालेंगे। और ये जो सबसे पहला स्टेप, हम कहां डालते हैं इस ट्रांजैक्शन को, हम सबसे पहले इसको अपने जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं। एंड जर्नल्स क्या, हम एक और चीज क्या पढ़े थे, क्या जर्नल्स हमारा मेन बुक ऑफ अकाउंट्स है? इज इट लाइक वन ऑफ द कोर अकाउंटिंग बुक्स? नहीं, दिस इज मोर लाइक अ मेमोरेंडम। हम इसको एक जो बुक है जर्नल्स की हमारी, हम उसको मेंटेन तो करते हैं बट वी डू नॉट कॉल देम एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे लिए ये एक रेफरेंस बुक है। इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। तो जैसे ही हम कोई भी ट्रांजैक्शन को हम अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, वो स्टेप हमारा क्या होता है, दैट इज नोन एज जर्नलाइजिंग। वो हमारे लिए जर्नल है। और इसी स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम एक ट्रांजैक्शन में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स हमारे इफेक्ट होंगे इस ट्रांजैक्शन से। एग्जाम्पल, जब हम कैपिटल कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में एज कैपिटल, तो हमारे लिए हम क्या पढ़े थे, दो अकाउंट्स कौन कौन से हो रहे हैं, कैश एंड कैपिटल। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। उसके बाद हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अभी अकाउंट्स हमें पता चल गया, अब लेकिन इसमें से डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, हम ये कर रहे हैं। और ये सब हम कैसे कर रहे हैं, हम जर्नलाइजिंग वाले स्टेप में कर रहे हैं, है ना। आई होप आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जा रही है स्टेप, क्योंकि हम इसको अपने प्रैक्टिकल सम्स करते समय भी हम ये देखे थे, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे थे, जब हम डबल एंट्री सिस्टम पे सम्स देख रहे थे। क्लियर है? सो जर्नल क्या है बेसिकली, वो हमारे लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन। और एक बार जर्नल बन जाते हैं, उसी से फिर हमारे जो है अकाउंट्स रेडी होते हैं। हम अकाउंट्स पढ़ रहे थे ना, टेबल की फॉर्मेट में हम बनाते हैं अकाउंट अपना, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, और हम बोल रहे थे एक बार जर्नल एंट्री हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते, उससे फिर जो भी हम अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए वो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स बन जाते हैं हमारे लिए, और वहां पे जाके फिर हम उसका करस्पॉन्डिंग अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। वो हमारे लिए फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, दैट इज लेजर। वो हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं हमारे लिए डेफिनेशन क्या है जर्नल का। ठीक है, अ जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज इट इज द फर्स्ट प्लेस वेयर अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि दिस इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल क्यों बोलते हैं, सबसे पहला ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब उसका कोई कॉपी नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग एन एंट्री। सो अ जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट प्लेस where a transaction is recorded. Transactions are recorded in a journal by date. मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होंगे बिजनेस में, हम उनको एज पर द डेट रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले ओल्डेस्ट ट्रांजैक्शन, उसके बाद लेटेस्ट ट्रांजैक्शन। और इसको हम कैसे क्या बोलते हैं, इसका क्या वर्ड होता है व्हेन वी रिकॉर्ड समथिंग बाय डेट, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकली। आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, आई एम श्योर। क्रोनोलॉजिकली बोलते हैं इसको। सो जर्नल्स हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली, एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शंस हैपन, हम उनको वैसे वैसे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। क्लियर है? दे आर एनालाइज्ड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू लेजर। तो कोई भी पहले तो इवेंट हुआ, हम उसमें समझेंगे कि ये क्या ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं।
उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट कर पा रहे, हाँ तो ये हमारे लिए ट्रांजैक्शन है। अब ट्रांजैक्शन तो है, पर इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ये रहेगा हमारा स्टेप। उसके बाद इसमें कौन सा डेबिट है, कौन सा क्रेडिट है, एंड every transaction will have two equal and opposite impact, debit and credit। ये भी क्लियर है हमारे को, है ना। Now journal is derived from the French word jour meaning day। It is thus a daily record and also called a day book। So journal को हम और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं day book। day book क्यों, क्योंकि इसमें हम ट्रांजैक्शंस ऑन अ डेली बेसिस रिकॉर्ड करते हैं। सो जर्नल को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और हम बोलते हैं डेली बुक। व्हाई, बिकॉज इसमें हम सबसे पहले जो है कोई भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले यही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ओरिजिनल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग एन एंट्री एंड ऑन अ डेली बेसिस। सो इट इज कॉल्ड अ डेली बुक एंड डेली वर्ड आ रहा है फ्रेंच वर्ड विच इज जॉर। सो जॉर से जर्नल, है ना। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। ये भी क्लियर है। सो कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड जो फंक्शन है जर्नल का जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक तरीके से आपको इसी डेफिनेशन से जो है जर्नल का मतलब जो मीनिंग है जर्नल का, उससे फंक्शंस और फीचर्स भी निकल के आ रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि कितने टाइप के जर्नल्स होते हैं हमारे पास। कोई भी जर्नल एंट्री दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, या हम इसको कहते हैं कॉम्पोजिट। सो सिंगल मतलब तो उसमें क्या होगा, सिंगल मतलब एक अकाउंट इन्वॉल्व होना चाहिए, सिंगल के मतलब से तो यही होता है। तो सिंगल जर्नल एंट्री में देयर आर ओनली गोइंग टू बी टू अकाउंट्स, हम उसको सिंगल जर्नल एंट्री बोल रहे हैं। एंट्री एक सिंगल है, विच मीन्स एक सिंगल डेबिट होगा, एक सिंगल क्रेडिट होगा। अकाउंट्स दो होंगे पर एंट्री एक है, उसको हम बोले देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, वन इज सिंगल जर्नल एंट्री, द अदर वन इज कंपाउंड और कॉम्पोजिट जर्नल एंट्री। सिंगल इज ऑल्सो नोन एज सिंपल जर्नल एंट्री, क्योंकि उसमें क्या है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। वापस से जब हम वापस अपना एग्जांपल ले रहे हैं, हम कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो उसमें दो अकाउंट्स कौन से हो रहे हैं, कैश एंड कैपिटल। कैश को हम डेबिट कर रहे थे, याद आ रहे, डेबिट कर रहे थे कैश। व्हाई, बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट और रियल अकाउंट में डेबिट होता है ना, व्हाट कम्स इन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और हमारे लिए दूसरा चीज क्या था, कैपिटल। कैपिटल वाज व्हाट, इट वाज एन इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। सो लायबिलिटी सारे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। सो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, हमारा जर्नल एंट्री वहीं से निकल के आ जा रही है। एक बार हम ये स्टेप परफॉर्म कर लिए, बस फिर तो क्या है, उसको हम देखेंगे जर्नल का क्या फॉर्मेट है, जर्नल के फॉर्मेट में उसको डाल देंगे। और क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल डेबिट है सिंगल क्रेडिट है, दिस विल बी नोन एज अ सिंगल जर्नल एंट्री और अ सिंपल जर्नल एंट्री। So an entry which contains single debit and single credit is called a single entry or a simple entry. And an entry which contains more than one debit and more than one credit, or more than one debit and more than one credit, is known as a compound or composite entry. इसका क्या मतलब हो रहा है, एक अकाउंट अगर डेबिट है एक अकाउंट क्रेडिट है, वो तो हो गया सिंपल, एकदम सिंपल हुआ वो तो। लेकिन अब आप ऐसे समझो कि ओनर कुछ तो कैश बिजनेस में लगा रहे हैं और कुछ वो क्या कर रहे हैं, मे बी अपने घर से उसके पास कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो फर्नीचर और कैश दोनों बिजनेस में लगा रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है, हम क्या बोले, अगर ओनर बिजनेस में कोई भी रिसोर्स लगाता है उसको तो हम कैपिटल बोलेंगे। तो हमारे लिए क्या हो रहा है, कैश भी कैपिटल है फर्नीचर भी कैपिटल है, बट दोनों ही है तो कैपिटल। सो दो चीज जो बिजनेस में आ रहे हैं, फर्नीचर भी आ रहा है कैश भी आ रहा है, दीज आर बोथ व्हाट, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स जल्दी से
आप याद करने की कोशिश कीजिए, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स सारे इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जो बिजनेस के लिए क्या होते हैं? प्रॉपर्टी और पोजेशंस होते हैं। तो फर्नीचर और कैश दोनों ही पोजेशंस है बिजनेस के लिए, इसीलिए रियल अकाउंट्स है। अगर उसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व होता तब तो वो पर्सनल अकाउंट होता। अगर यहाँ पे हम रिसोर्सेज के साथ डील करें, पोजेशंस या प्रॉपर्टीज के साथ, तो वो हमारे लिए रियल अकाउंट हो रहे हैं। और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हम रियल अकाउंट के केस में डेबिट क्या करेंगे? व्हाट कम्स इन। तो इसीलिए हमारे लिए यहाँ पे दो चीजें जो आ रही है बिजनेस में, एक है कैश, एक है फर्नीचर, तो दो दो डेबिट्स है, लेकिन क्रेडिट क्या है? कैपिटल। बट क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा डेबिट है तो हमारे लिए क्या हो रहा है? कॉम्पोजिट या कंपाउंड एंट्री। तो उसमें क्या होगा? डेबिट दो चीज होगा, क्रेडिट एक चीज होगा। डेबिट कैश, डेबिट फर्नीचर, क्रेडिट कैपिटल। तो वो हमारे लिए क्या हो रहा है? इट इज अ केस ऑफ कॉम्पोजिट एंट्री। और यहीं पे लेट्स से अगर सिंगल डेबिट होता और क्रेडिट दो होता तो भी क्या होता है? ये हमारे लिए कॉम्पोजिट या कंपाउंड एंट्री। और सिमिलरली दो डेबिट दो क्रेडिट, या समझ लो एक से ज्यादा कुछ भी, मे बी 5 डेबिट 1 क्रेडिट, या 1 डेबिट 5 क्रेडिट, कुछ भी केस एक से ज्यादा जहां भी डेबिट और क्रेडिट है, हमारे लिए वो क्या हो रहा है? इट इज अ केस ऑफ कंपाउंड एंट्री। ठीक है? अ कंपाउंड एंट्री अफेक्ट्स more than 2 accounts and is utilized to prevent unnecessary postings to the ledger. ये हमें क्या करता है? It helps in preventing unnecessary postings to the ledger. तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब हम लेजर पढ़ेंगे, बट इसको आप ऐसे समझो कि जब हम कैश भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कैश भी बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर भी बिजनेस में आ रहा है, और ये दोनों चीजें ही कैपिटल में क्रेडिट हो रहे हैं, कैपिटल में क्रेडिट हो रहे हैं। तो या तो हम इसको दो एंट्री बना सकते हैं कि सबसे पहले कैश टू कैपिटल, जहां पे कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? फर्नीचर टू कैपिटल। तो ये हमारे लिए क्या? एक और दो एंट्री हो रहे हैं। और जो हम सिंपली मतलब समझे थे क्या होता है जर्नल्स में, जैसे जैसे अकाउंट्स आते हैं हम उनको रिस्पेक्टिव उनके लेजर्स में पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे कैपिटल अकाउंट एक तो बनेगा, एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा फर्नीचर अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आप देखोगे हम एक बार कैश पोस्ट करेंगे ले जाके, फिर एक बार फर्नीचर पोस्ट करेंगे ले जाके। तो हम क्या है? 2 बार ये कर रहे हैं। और अगर हम एक साथ ही कैश और फर्नीचर दोनों को डेबिट करके टू कैपिटल दिखाते तो हमारे लिए क्या होता? हम एक ही साथ में कैपिटल में जाके सीधा 2 बार पोस्ट कर देते, एक ही बार में हम पोस्टिंग कर देते। यहां पे हमें क्या हो रहा है? एक बार जाके एक बार पोस्ट करना पड़ रहा है, फिर तो इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, वो आपको बार बार सेम स्टेप करना पड़ेगा। जबकि अगर हमें पता चल जाता है कि कैपिटल में भाई कौन कौन सी चीजें डेबिट हो रहे हैं, तो हम एक बार में ही जाके उन सब चीजों को पोस्ट कराते हैं। इसलिए हम यहां बोले इट इज यूटिलाइज्ड टू प्रिवेंट अननेसेसरी पोस्टिंग्स टू द लेजर। ठीक है? इसलिए हम कंपाउंड एंट्री का ज्यादा यूज करते हैं प्रैक्टिकली। हमें जैसे ही लगता है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन को इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, तो हम प्रेफर करते वही करें जिससे हमें बार बार जो है रिकॉर्ड नहीं करना पड़े अलग अलग ट्रांजैक्शन। एक ही ट्रांजैक्शन में हम काफी सारी चीज एक साथ दिखा दें। ठीक है? नाउ लेट्स लुक एट व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। ये हम मीनिंग में अगर वापस जाए तो हमें पता चलेगा, उसी से हम काफी सारे फीचर्स जो है निकल जा रहा है हमारा। सो क्या है? सबसे पहले तो a transaction is recorded into the journal by identifying कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। सो बाय एनालाइजिंग एनी ट्रांजैक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। यहां पे हम क्या पढ़े थे जब हम मीनिंग कवर कर रहे थे? दे आर एनालाइज्ड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है? The records in the journal are chronological. हम क्या बोले? बाय डेट हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को। ये भी क्लियर है?
फिर द जर्नल मेंटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंड गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर। कंप्लीट पिक्चर कैसे? सबसे पहली बार कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है बिजनेस में, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। तो क्योंकि हम उसको एक जर्नल में जब ले जा रहे हैं, वहां पे उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड करें, मतलब उसका डेबिट साइड भी देख रहे हैं हम, क्रेडिट साइड भी, और डेबिट क्रेडिट सबको एक जगह रिकॉर्ड करें। हमें पता चल रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ था, कौन सा क्रेडिट हुआ था। उससे क्या हो रहा है, अगर हमें एक झलक में अगर दिख जा रहा है कौन सा डेबिट हुआ कौन सा क्रेडिट हुआ, हमें समझ में भी आ जा रहा है कि वो ट्रांजैक्शन हुआ क्या था, उसका मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअली वो कैसे परफॉर्म हुआ होगा, हमें ये पता चले वो ट्रांजैक्शन। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि इट गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर। और अगर हम लेजर देखते हैं, विच इज द नेक्स्ट स्टेप, उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स में वो चीज को रिकॉर्ड करते हैं। सो हमें पता करने में काफी डिफिकल्ट होता है कि वो कंप्लीट पिक्चर नहीं दे पाते लेजर। एक झलक में अगर आप देखोगे, आप नहीं बता पाओगे वो एग्जैक्टली क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। पर जर्नल में क्या है, क्योंकि हम पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। और हम एक और चीज पढ़ेंगे, जर्नल के एक अच्छा फीचर ये भी है कि आप उसमें डिस्क्रिप्शन भी डालते हो कि वो ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली क्या हम समझ रहे हैं उस ट्रांजैक्शन से, एग्जैक्टली क्या हुआ। जैसे हम जब बोले कि कैश फर्नीचर टू कैपिटल, तो हमें उसको डिस्क्राइब भी करना होगा जर्नल रिकॉर्ड करते करते समय। जैसे कि बीइंग कैश एंड फर्नीचर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस, इसीलिए हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है जर्नल से। क्लियर है? नेक्स्ट फीचर इज इट इज नोन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये भी हम पढ़े थे, क्यों को कहते हैं इसको, क्योंकि इट इज द फर्स्ट प्लेस वेयर अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। ये आपको 1 मार्क का जो है क्वेश्चन आ सकता है, ये व्हाई इज जर्नल नोन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेकिन हम इतनी बार ये चीज डिस्कस कर लिया, अब आपके दिमाग में ये बैठ गया। आपको कोई भी ये कभी भी पूछे व्हाई जर्नल नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बिकॉज इट इज द फर्स्ट प्लेस वेयर अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। ठीक है? नेक्स्ट, जर्नल इज अ डेली रिकॉर्ड एंड इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर, इसलिए उसको डेली रिकॉर्ड, रोज रोज हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। नेक्स्ट फीचर क्या है, जर्नल इज अ सब्सिडियरी बुक सबऑर्डिनेट टू द लेजर। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक, तो जर्नल इज ऑलवेज सब्सिडरी। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्या है, वो तो लेजर है। जर्नल हम बोले वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्वालिफाई ही नहीं करता है, इट इज मोर लाइक अ रेफरेंस बुक, इसलिए हम उसको सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। हमारे लिए सबसे पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होगा, हमारे लिए बुक्स ऑफ अकाउंट सबसे पहला क्या होगा, वो होगा लेजर। ऑल्दो सबसे पहला पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एंट्री विल बी जर्नल, बट उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले हम कहाँ दिखाते हैं, लेजर में, इसलिए लेजर को बोलते हैं प्रिंसिपल बुक्स। और जर्नल क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स, क्योंकि सब्सिडरी बुक से ही हमारा प्रिंसिपल बुक बनता है। ये भी क्लियर है? जर्नल रिफ्लेक्ट्स द रिलेशन बिटवीन द टू अकाउंट्स, क्योंकि हम एक ही जगह दोनों डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं, उससे हमें एक कंप्लीट पिक्चर भी मिलता है और हमें रिलेशन भी पता चलता है कि ये क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि हम कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि हम कैश इंट्रोड्यूस किए। सो हमें रिलेशन पता चल रहा है कैश और कैपिटल के बीच में। ठीक है? तो फीचर्स तो आप देख रहे हो बहुत सिंपल है। अगर आप मीनिंग जो है जर्नल का अच्छे से समझ ले रहे हो, तो आपके लिए फीचर्स वहीं से निकल के आ जा रहे हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट इज अ डेली बुक, इट इज द प्लेस वेयर वी एनालाइज एनी टू अकाउंट्स इनटू डेबिट एंड क्रेडिट, है ना? तो ये सारी चीज जो हमें मीनिंग से पता चले, वही चीज को हम फीचर्स में भी दिखा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स द रिलेशन बिटवीन टू अकाउंट्स। आपको समझ में आ रहा है, कंप्लीट पिक्चर भी दिखाता है और उस कंप्लीट पिक्चर से हमें पता भी चलता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनी टू अकाउंट्स। ठीक है? चलिए देखते हैं अब व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ जर्नल। सो एक फंक्शन जो ये परफॉर्म करता है, इट इज टू एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। इट इज अ फंक्शन एज वेल एज अ फीचर so as to simplify the transfer into ledger।
तो जब हम पहली बार कोई भी ट्रांजैक्शन को उसको एनालाइज करके इनटू डेबिट एंड क्रेडिट जब रिकॉर्ड करें जर्नल में, तो हमारे लिए क्या नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल हो जा रहा है। हमारा सब्सिडरी बुक्स अगर अच्छे से बन जाता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा सीधा उठाना अमाउंट और उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में लेजर में पोस्ट कर देना है। दैट इज द रीजन व्हाई जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ बुक्स ऑफ अकाउंट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहीं पे हम सबसे पहला स्टेप जो है आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, सब यहीं कर ले रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इट अरेंजेस ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकली। वापस से ये भी हमारा सेकंड फीचर भी था, ये हमारा सेकंड फंक्शन भी है। पहला जो फीचर था वो पहला फंक्शन भी है, एनालाइज इनटू डेबिट क्रेडिट, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय डेट क्रोनोलॉजिकली। नेक्स्ट, maintain the identity of each transaction as a permanent source of information। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम हर ट्रांजैक्शन की जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कंप्लीट ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, which gives us a complete picture. It helps us in defining the relation between two accounts. इसीलिए क्या हो रहा है, it helps in maintaining the identity of each transaction and it acts as a permanent source of information। क्योंकि हम एक जगह जो है कंप्लीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के लिए क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, सब चीज एक जगह हमारे पास अवेलेबल हो जा रहा है। सो ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जा रहा है। आगे चल के हमें कभी भी कोई लेजर अगर हम देखते कि ये कहाँ से आया हुआ है, अगर हम उसको बैक ट्रैक करेंगे हमें पता चल जाएगा अच्छा ये ट्रांजैक्शन हुआ था। वहां पे हमारे पास क्या होता है, एक नरेशन भी अवेलेबल होता है, एक डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल रहता है, जिससे उस ट्रांजैक्शन की जो आइडेंटिटी है वो हम मेंटेन कर पा रहे हैं। एंड दैट एक्ट्स एज अ परमानेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस। क्लियर है? तो अगर मीनिंग हमें समझ आ रहा है तो हमारे लिए फीचर्स भी क्लियर है, फीचर्स से फंक्शंस भी क्लियर है। कुछ भी नया चीज नहीं है इसमें, एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से हम समझ रहे हैं कि उसके फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, मीनिंग क्या है, करती क्या है जर्नल हमारे लिए। ठीक है। अब इसका हम फॉर्मेट एक बार अच्छे से देखें। सॉरी, इसको थोड़ा सा हमें जूम करना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पे। थोड़ा सा बेटर आप लोगों को दिख रही है, और जूम करूं? ठीक है। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, हम क्या बोले, हम इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन बाय डेट रिकॉर्ड करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे लिए सबसे पहला कॉलम क्या होता है, वो होता है डेट का। उसके बाद हम दूसरा कॉलम जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब यहीं पे हम अकाउंट का जो है नाम वगैरह कैप्चर करते हैं। सो नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड टू हम हमेशा क्रेडिट, इसका फॉर्मेट ही ऐसा है। अब डेबिट में जो अकाउंट है पहले तो उसका नाम लिखोगे, नेम ऑफ द अकाउंट। कैश फॉर एग्जांपल हम कैश लिखेंगे ऊपर में, थोड़ा सा उसका जो है इंडेंटेशन जो है हम लेफ्ट की तरफ रखेंगे। अब देख रहे हो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, नेम ऑफ द अकाउंट थोड़ा लेफ्ट की तरफ है, और वो अकाउंट का नाम लिख के थोड़ा सा गैप देके हम डी आर लिखेंगे। डी आर वॉज आर एब्रीविएशन फॉर डेबिट। ये हम पढ़े थे क्यों बोलते हैं उसको डी आर, है ना। सो नेम ऑफ द अकाउंट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देके फिर डेबिट लिखेंगे डी आर डॉट, और उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे टू। नेक्स्ट लाइन आपके जो रजिस्टर्स होंगे उसमें जो नेक्स्ट लाइन होगा वहीं पे थोड़ा सा हल्का सा गैप देके, जहां से हम स्टार्ट करें लेफ्ट में थोड़ा सा गैप देके हम लिखेंगे टू, और फिर कौन सा अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो कैश टू कैपिटल, और कैश के आगे क्या लिखेंगे, डेबिट डी आर। उसके बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट कॉलम बनता है वो एकदम पतला सा कॉलम बनेगा, उसमें हम लिखेंगे एल एफ। एल डॉट एफ, ये एल एफ क्या है, दिस इज नोन एज लेजर फोलियो। अब ये लेजर फोलियो क्या होता है, फोलियो इज व्हाट, पेज नंबर। तो इसमें हम लेजर का पेज नंबर लिखते हैं। अच्छा, अगर आप इसके हिस्ट्री में जाओगे तो पहले क्या होता था, हम सारे अकाउंट्स को हम मेंटेन करते थे बुक्स में, हम खाते मेंटेन करते थे। उस समय जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं होते थे, इतना हम जो है एडवांस नहीं थे,
हम सारे अपने खातों में मेंटेन करते थे अपने अकाउंट्स को, अलग अलग रजिस्टर्स होते थे। तो हम क्या बोलते थे, जर्नल हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट होता था रिकॉर्ड करने का कोई भी ट्रांजैक्शन, और वहां से हम पोस्टिंग करते थे उनको अलग अलग अकाउंट्स में अंडर लेजर। तो अब हम जब यहां से पोस्ट करके उसको डाल रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव लेजर्स में, अकाउंट्स में, तो हम उनका जो पेज नंबर होगा जहां पे हम ये एंट्री को जाके पोस्ट करें लेजर में, हम उस पेज नंबर को यहां दिखाते हैं। तो हमें क्या रेफरेंस पता रहता है कि इसको हम पोस्ट कहां किए। दैट इज व्हाई वी कैप्चर द पेज नंबर ऑफ द लेजर। आज की तारीख में दिस इज बिकम रिडंडेंट, बट हम सीखते वक्त अभी जब पढ़ेंगे अपने स्कूल में, हम इसको एज पार्ट ऑफ द फॉर्मेट पढ़ेंगे इसको, तो हम दिखाएंगे हमेशा लेजर फोलियो। मैंने आपको हिस्ट्री दे दिया एक, बट प्रैक्टिकली हम सिस्टम में जब रिकॉर्ड करते हैं आजकल हम लेजर फोलियो नहीं मेंटेन करते, क्योंकि आजकल सब चीज ऑटोमेटेड हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब लेजर फोलियो के बाद दो और हमारे कॉलम्स आ रहे हैं, एक है डेबिट का, एक है क्रेडिट का। और ये डेबिट और क्रेडिट के अंडर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम यहाँ पे अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। तो जो हमारा डेबिट वाला अकाउंट रहेगा, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम डेबिट कॉलम में अमाउंट जो हम डालेंगे, डेबिट कॉलम में डालेंगे वो अमाउंट, और जो हम जो भी अकाउंट क्रेडिट करेंगे उसको हम कोरिस्पॉन्डिंगली क्रेडिट वाले अमाउंट कॉलम में हम उसको दिखाएंगे। तो बहुत सिंपल फॉर्मेट है, बस आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम जो आपका लेफ्ट में रहेगा उसमें आप डेट डालोगे, उसके बाद आप पर्टिकुलर्स में क्या, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, थोड़ा लेफ्ट इंडेंट करके, उसके बाद थोड़ा नीचे में स्पेस देके राइट की तरफ टू अकाउंट, और ऊपर में कहा जहां पे आपने नेम ऑफ द अकाउंट लिखा उसके साइड में आप दिखाओगे DR डेबिट। फिर आप बनाओगे लेजर फोलियो जहां पे आप पेज नंबर डालते हो, जहां पे आप पोस्ट किए उसका पेज नंबर डालते हो। फिर आप अमाउंट में जो डेबिट करे हो अकाउंट उसका करस्पॉन्डिंग अमाउंट आप डेबिट कॉलम में डालोगे, और जो आप क्रेडिट करे हो अकाउंट उसका अमाउंट आप क्रेडिट कॉलम में डालोगे। एंड द सम ऑफ डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इजी है फॉर्मेट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि नरेशन, कि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म किए उसका आपको नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। नरेशन क्या है, आपको डिस्क्राइब करना है कि हुआ क्या उस ट्रांजैक्शन में, डिस्क्रिप्शन, इसको हम नरेशन बोलते हैं। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ जर्नल। सो जैसे हम बोले कैश को अगर हम कैपिटल में इंट्रोड्यूस करें एज कैपिटल इन दी बिजनेस, हम बोल देंगे कि इसमें क्या हुआ, इसमें तो हम कैश लाए बिजनेस में, सो हम इसी चीज को एक लैंग्वेज फॉर्म में नीचे में लिख देंगे जहां पे हम डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, बस वो अकाउंट्स के नीचे एक ब्रैकेट में डालेंगे नेक्स्ट लाइन में, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस। ठीक है, उसे जो भी पढ़ेगा वो बुक, जो भी देखना चाहेगा उसे समझ भी आ जाएगा हुआ क्या एग्जैक्टली इस ट्रांजैक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमारे लिए जर्नल जरूरी क्यों है। सर हम उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मानते ही नहीं है, तो फिर क्या ये हमारे लिए जरूरी है? हम उसको सीधा सीधा जो है, अगर आप बोल रहे हो कि लेजर हमारे लिए सबसे पहला बुक है, तो हम वहीं से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, हमारे लिए हम क्या बोले, सब्सिडरी बुक्स। हम रफ वर्क भी करते हैं ना, जब हम सम सॉल्व करते हैं मैथ्स में, हम उसमें वर्किंग नोट्स बनाते हैं, तो हम क्या वर्किंग नोट्स के बिना सम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। जो हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं एक अच्छे फॉर्मेट में सम सॉल्व करके स्टेप्स वेप्स के साथ, वो हम तभी अचीव कर पाते हैं ना जब हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं। ये आप इसको वैसे ही समझो जर्नल को। बेसिकली जर्नल आपको सारा इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट प्लेस देता है। आप वहां पे जब अपना एक रिकॉर्ड कर लेते हो ट्रांजैक्शन, उसके बाद ही जब आप एनालाइज कर लिए डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, आप उसमें डिस्क्रिप्शन दिखा दिए, अब आपको क्या करना है, सिंपल से उठा के उसको पोस्ट कर देना। बट जर्नल बिना तो हम लेजर बना ही नहीं पाते इजीली। ऐसा नहीं आप बना ही नहीं सकते, बट ये आपके लिए पूरा प्रोसेस जो है बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है, और आपके लिए परमानेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपके पास इंटैक्ट रहता है। बिफोर यू लूज आउट कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, ये कैसे कहाँ से आया था, ये क्या एग्जैक्टली क्या ट्रांजैक्शन था, ये सब चीज का एक आपके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
दैट इज वाई जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर है? देखते हैं why is journal important. So recording entries directly into ledgers will be cumbersome and confusing. क्यों? क्योंकि आप सीधा जब लेजर में डालोगे तब आप जो स्टेप परफॉर्म करो, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप एक जगह में ये डेबिट क्रेडिट नहीं डालोगे, आप अलग अलग अकाउंट में जो डेबिट होगा उस अकाउंट को डेबिट करोगे, जो क्रेडिट होगा उसमें आप क्रेडिट करोगे, तो आपको अलग अलग जगह जाके सीधा रिकॉर्ड करना होगा. यू डोंट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस, सो इट कैन बी कंफ्यूजिंग. So recording entries directly into ledgers will be cumbersome and confusing and will make it difficult to locate a transaction after several recordings. एक बार क्या होगा, जैसे ही आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शन जब आप सीधा सीधा लेजर में रिकॉर्ड करोगे ना, आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन हुआ क्या था. आपको एक कंप्लीट पिक्चर जो है नहीं मिलता है लेजर से. उसके लिए आपको बेटर वही रहेगा, जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है वो आपके पास कहीं पे रिकॉर्डेड हो एक कंप्लीट फॉर्म में, जहां पे आप दिखा रहे हो आपका क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन, नरेशन आपके पास अवेलेबल. क्लियर है? इसीलिए इट मेक्स लाइफ इजी फॉर अस. इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू यूज जर्नल्स एज इट फैसिलिटेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. सबसे पहला जो रीजन है हम क्यों दिखा रहे हैं, ये जूम नहीं हो रहा है, सो एक सेकेंड दीजिएगा, मुझे इसको यहां से करना पड़ेगा. हाँ, सो इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू यूज जर्नल्स एज इट, सबसे पहले फैसिलिटेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. वो एक परमानेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है. सो इट प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस, सो फैसिलिटेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. फिर इट हेल्प्स लोकेट एरर्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. अगर आपके पास जो है ओरिजिनल एंट्री कहीं पे अवेलेबल है, तो आपके पोस्टिंग के समय बाई चांस कुछ गलत हो भी गया, तो बाद में क्या होगा, व्हेन यू गो बैक टू द ओरिजिनल एंट्री, इट विल बी इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई द एरर. क्लियर है? आपके पास अगर सब चीज जो ओरिजिनल एज इट इज एक जगह में अवेलेबल है, सो इट विल हेल्प यू बैक ट्रैक एंड इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द एरर. पोस्टिंग के समय अगर बाई चांस कुछ गलती हो भी गई हमारे से, तो इट्स इजियर फॉर अस टू डिटेक्ट ये ऐसा क्यों हुआ. ठीक है? नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि इट्स अ डेली बुक. आप बाई डे जैसे जब ट्रांजैक्शन हो रहा है आप उसको वैसे वैसे रिकॉर्ड करते चल रहे हो. सो आपको एक डेट वाइज रिकॉर्ड पता चल रहा है, कब कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ उसका आपके पास डेट भी अवेलेबल है. सो इट प्रोवाइड्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इट कीप्स द लेजर ब्रीफ एंड टाइडी. आप क्योंकि रफ वर्क सारा जर्नल अपना बना रखे हो, एक रफ वर्क का एरिया, तो आप उसमें क्या करें, फिर लेजर को आप एकदम साफ सुथरा बना के रखिए. आप सीधा सीधा जो अकाउंट है उसको रिस्पेक्टिव अकाउंट में ले जाके बस पोस्ट कर दिए. सो आपके लिए क्या है, इट्स अ फेयर वर्क फॉर यू. तो इट कीप्स द फेयर वर्क नीट एंड टाइडी, क्योंकि रफ वर्क तो आप कहीं और कर रखे. ठीक है? तो इजी है ये चारों. क्यों आप चारों रीजंस व्हाई आर जर्नल्स इंपॉर्टेंट फॉर. So what are the advantages or what is the utility of journal? इससे हमें फायदा क्या होता है? So अब हम जो पढ़े कि क्यों जर्नल बनाना सबसे पहले जरूरी है, तो ऑब्वियसली जो वहां पे हमारे पास रीजन थे वही एक तरीके से एडवांटेजेस भी हो रहे जर्नल के, है ना? एक तरीके से वो भी हमारे लिए एडवांटेजेस ही हैं. तो देखते हैं इसमें क्या और लिखा है. हम क्या पढ़े थे मीनिंग ऑफ जर्नल में, फीचर्स ऑफ जर्नल में, फंक्शंस ऑफ जर्नल में, कि सबसे पहले तो इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग ईच ट्रांजैक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट, सो इट मेक्स ट्रांसफर टू लेजर इजी. एक तरीके से दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नेसेसरी कि आपको जर्नल पहले बनाना पड़ रहा है. ठीक है? अगेन इट इज ऑल इंटरलिंक्ड. अब मीनिंग पर जर्नल का क्लियर हो रहा है, फीचर्स, फंक्शंस, रीजन व्हाई जर्नल इज इंपॉर्टेंट, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, सब आपका उसी में से पता चल जा रहा है आपको. क्लियर है? सो सबसे पहले बाय एनालाइजिंग ट्रांजैक्शंस इनटू डेबिट एंड क्रेडिट, इट मेक्स पोस्टिंग टू लेजर इजी.
By arranging transactions chronologically, it becomes easy to locate a transaction subsequently. अगर हम डेट वाइज चलते हैं तो बाद में क्या है, हमें कोई ट्रांजैक्शन कभी ढूंढना पड़े तो उसके डेट से हम इजीली उसको ढूंढ पाते हैं। हमारे पास सारे ट्रांजैक्शन बाय डेट है, और क्योंकि इतने सारे एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं, बाद में क्या है फिर ढूंढने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आपको पता नहीं हो डेट, उसका आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, सो बाद में आप कोई ट्रांजैक्शन ढूंढ नहीं पाते हो। दैट इज वाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि जर्नल्स ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, हमें बाद में आइडेंटिफाई करना, उसे ढूंढना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एज द इंटायर ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन वन प्लेस ऑन वन पेज, the journal maintains the identity of each transaction as a permanent source of information. वापस से we studied this as part of features कि अगर हमें पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन एक जगह में डेबिट क्रेडिट सब पता चल जा रहा है, एक ही पेज में है, सो उससे हर ट्रांजैक्शन की जो आइडेंटिटी है वो हम मेंटेन भी कर पा रहे हैं एंड बिकम्स अ परमानेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस। ठीक है, as transactions are recorded in journal using narration, narrations are very important for us. Posting in ledger can be made without any explanation. It also helps keep the ledger precise and handy. तो दो चीजें हो रही है इसमें, एक तो आप सारा का सारा जो डिस्क्रिप्शन है आप उसको जर्नल्स के साथ दिखा रहे हो, तो एक तो ट्रांजैक्शन क्लियर हो जा रहा है हमारे लिए, क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ, इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसके कारण हम इसको डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, इट कीप्स द लेजर प्रिसाइज एंड हैंडी। हम इसको पहले भी पढ़े थे, व्हाई इज जर्नल रिक्वायर्ड बिफोर वी पोस्ट एनी transaction in a ledger, because it helps to keep the ledger neat and tidy. यहाँ पे भी हम यही बोल रहे हैं, लेजर को हम प्रिसाइज एंड हैंडी रख रहे हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां रख रहे हैं, नरेशन को वहां नहीं ले जा रहे। नरेशन वगैरह के लिए हमारे पास क्या है, रेफरेंस बुक है हमारा जर्नल। ठीक है, नेक्स्ट, एज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू जर्नल्स एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, द चांस ऑफ ओमिशन ऑफ जर्नल इज मिनिमाइज्ड। तो हम इसको डेली बुक बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रांजैक्शंस को ऑन अ डेली बेसिस एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन होकर हम उनको रिकॉर्ड कर दे। हो सकता है एक बार हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कहीं तो एटलीस्ट रिकॉर्डेड है, उसको पोस्ट हम फिर बाद में कहीं भी करें, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि ट्रांजैक्शंस एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस आप तभी रिकॉर्ड करो, तभी तो आप उसको रियल टाइम बेसिस, ये आपका रियल टाइम रिकॉर्ड है। एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस यू आर रिकॉर्डिंग देम इन द जर्नल। This is why it is important for us to have a journal, because it records transactions almost on a real time basis, on a daily basis. And this also ensures कि फिर आप omit नहीं कर रहे हो कोई भी एंट्री, आप जब वो एंट्री, when a transaction is taking place you are recording that entry, so omission भी minimize हो जाएगा। Last के, once a transaction is recorded in the journal, posting can be delayed according to convenience. अब बस एक बार थोड़ा सा एफर्ट करके एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस यू रिकॉर्ड देम इन द जर्नल, फिर क्या है कि आपके पास सारे ट्रांजैक्शंस इकट्ठे हो गए, आप उसको बाद में ले जाके लेट्स से ऑन अ वीकली बेसिस, अब हर 3-4 दिन में एक बार इकट्ठे हो जाए कुछ आपके पास जर्नल एंट्रीज, अब वहां से फिर उनकी पोस्टिंग एक ही बार में सारे एक साथ कर दो, तो आपको फिर क्या है रोज रोज एटलीस्ट पोस्टिंग नहीं करना पड़े अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर है, इजी है ना, सब कुछ इंटरलिंक्ड है, आपको समझ में आ रहा है, फीचर्स, फंक्शंस, मीनिंग, यही सबसे एडवांटेजेस भी हमारे पास निकल के आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। हर चीज का अगर एडवांटेज है तो कुछ तो फ्लिप साइड भी है। इसमें क्या हो सकता है फ्लिप साइड, इसका एक लिमिटेशन जो अभी हम जो मीनिंग वगैरह पढ़े उससे ये समझ में आ रहा है सर कि हमें अगर हर ट्रांजैक्शंस को पहले जर्नल में रिकॉर्ड करना है, तो अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं दिन में, तो आपके लिए जर्नल्स भी तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, जर्नल एंट्रीज बहुत सारे हो जाएंगे। तो इन केस बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते हैं, तो हमारे लिए बहुत एफर्ट जो है हमें लगाना पड़ेगा टू रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। दैट इज व्हाई इट इज अ लिमिटेशन ऑफ जर्नल। इन केस वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन, थोड़े बहुत है तब तो चलो कोई नहीं, अगर हमें दिन के 2 या 3 ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पड़े तो ठीक है हम उसका जर्नल बना लेंगे, लेकिन आप ऐसा सोचो कि 2000-3000 एंट्रीज हो रोज के, तो कितना डिफिकल्ट होगा ना एक एक चीज का जर्नल एंट्री पास करना। दैट इज व्हाई इट इज
अ लिमिटेशन फॉर अस। दूसरा क्या है? दूसरा, लेट्स से हम लेजर्स बनाते क्यों हैं? व्हाट इज एन अकाउंट हम बोले थे, है ना, उसमें हम पढ़े थे कि अकाउंट्स में क्या होता है, बेसिकली हम डेबिट क्रेडिट जो है हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं ना टेबल फॉर्म। उससे क्या मिल रहा था हमें? एक बैलेंस निकल के आ रहा था कि एंड ऑफ द पीरियड में हर अकाउंट का बैलेंस कितना है। हमें किससे पता चलता है? वो लेजर से पता चलता है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस। ये भी टर्म हम कहीं पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के समय, कि आप जब भी एक अकाउंट बनाते हो लेजर के अंदर, हर अकाउंट का बैलेंस लास्ट में निकल के आता है। अगर लेफ्ट साइड बड़ा है तो डेबिट बैलेंस, राइट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस। पर ये चीज क्या हमें जर्नल दे पा रही है? जर्नल तो नहीं दे पा रही, बिकॉज उसमें क्या है, हम पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हर एक अकाउंट का कितना बैलेंस है। उसके लिए क्या है, हमें फिर लेट्स से फर्नीचर के कितने सारे ट्रांजैक्शन हुए, हमें सब फर्नीचर का जो है एंट्री देखना पड़ेगा, उन सबको ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा, तब जाके हम निकाल पाएंगे। सो थोड़ा सा जो है बैलेंस निकालने में इट विल बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक, जर्नल से वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें लेजर्स तो चाहिए चाहिए, दे कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर लेजर्स, है ना। तो देखते हैं इसमें लिखा क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। इट इज नॉट सूटेबल टू रिकॉर्ड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। दिस लिमिटेशन कैन बी ओवरकम बाय मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक्स। सो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एक ही जगह सारे ट्रांजैक्शंस एक जर्नल में रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, तब तो बहुत ज्यादा वो बल्कि भी हो जाएगा और उससे थोड़ा हमें मुश्किल भी होगा बाद में। तो इसके लिए क्या होगा, फिर हम या तो ये करें कि हम जब जर्नल जब भी बनाए, हम अलग अलग ट्रांजैक्शंस का क्यों ना हम अलग अलग जर्नल बुक ही मेंटेन कर लें। जो हम सब्सिडरी बुक्स बोल रहे हैं, हम ये बाद में पढ़ेंगे, सब डिविजन ऑफ जर्नल, इसके बाद हम पढ़ेंगे ये चीज। बट होगा क्या इसमें, आप इसको ऐसे समझो कि जितने भी आपके रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस है, जो सबसे ज्यादा बिजनेस में होते हैं जो ट्रांजैक्शंस, उनके लिए हम क्या करते हैं, फिर डेडिकेटेड जर्नल बुक्स बना देते हैं। हम बोलते हैं वो सारे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह फिर एक बुक में दिखा देंगे, तब तो थोड़ा इजी रहेगा ना बैलेंस निकालना और ये सब। तो इसीलिए उसको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। फिर दिस इज द वे वी ओवरकम दैट लिमिटेशन। अगर हम एक ही जर्नल में सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस एक जगह डाल रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट है, बल्कि भी हो रहा है, बैलेंस निकालना भी मुश्किल है। पर फिर आप एक काम करो, आप जर्नल्स की अलग अलग सब बुक्स बना लो, सब जर्नल्स बना लो, सब्सिडरी बुक्स बना लो, सेल्स के लिए एक जर्नल बना लो, परचेज के लिए एक जर्नल बना लो, ठीक है। नेक्स्ट, it is difficult to determine the cash balance if all transactions are recorded in the journal. इसका मतलब कैश बैलेंस हम यहाँ बोल रहे हैं बिकॉज कैश हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जानना कि कितना कैश आज हमारे तारीख में बचा है। अगर हम कैश बिजनेस में ला भी रहे हैं, हम कैश खर्च भी कर रहे हैं, तो आप वापस से कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस ढूंढोगे, आप ऐड करोगे, लेस करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि कैश का कितना बैलेंस है। लेकिन अगर आप कैश का एक अलग से अकाउंट ही बना दोगे तो आपके लिए तो सिंपल हो जाएगा, जो भी आपके पास बैलेंस निकल के आएगा, आप लेफ्ट साइड देखोगे, टोटल करोगे, राइट साइड टोटल करोगे, जो भी आपके लिए डिफरेंस होगा दैट विल बी योर बैलेंस। सो कैश बैलेंस एग्जांपल हम कैश का ले रहे हैं बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट रेपिटेटिव ट्रांजैक्शन जो होता है वो कैश रिलेटेड होता है, कैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द कैश बैलेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। रोज रोज अगर आप जानना चाहो एंड ऑफ द डे कितना कैश बचा है बिजनेस में, इट बिकम्स डिफिकल्ट एक जर्नल से निकालना। बट एट द सेम टाइम कोई भी बैलेंस जानना उतना ही डिफिकल्ट है जैसा कैश डिफिकल्ट है, क्योंकि वापस से कोई और फर्नीचर का एग्जांपल हम ले रहे थे, उसका भी बैलेंस निकालना विदाउट अ लेजर इज डिफिकल्ट, ठीक है। लास्ट लिमिटेशन क्या है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड can only be known after posting of entries in the ledger accounts. Therefore, journals cannot be a substitute of ledgers. So जैसे हम कैश, क्योंकि कैश का हम एक अलग से लिमिटेशन बता दिए बिकॉज कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कैश का बैलेंस निकालना डिफिकल्ट है, वैसे ही कोई भी और बैलेंस भी जानना, any information relating to a particular head can only be known after posting of entries in a ledger account. कोई भी और अगर हम बैलेंस जानना चाहे वो भी हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन, खाली फर्नीचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें जानना है तो तभी पॉसिबल होगा अगर हम फर्नीचर का अकाउंट खोल के देखेंगे, क्योंकि उस फर्नीचर वाले अकाउंट में सिर्फ फर्नीचर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही मिलेंगे हमें। दैट इज व्हाई जर्नल में ये चीज डिफिकल्ट है। इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि आप लेजर्स ही मत बनाओ, आप सिर्फ जर्नल्स को ही बनाओ और जर्नल्स को ही आप
बुक्स ऑफ अकाउंट्स मान लो, जर्नल जो हमारे लिए जो रफ वर्क है हमारा, जो एक रेफरेंस बुक है, उसको हम नहीं मान सकते एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, चलिए अब हम क्या बोले कि आप जर्नल्स को ही क्यों ना डिवाइड कर दो और आप उसका सब डिवीजन बना दो, उसको क्लासिफाई कर दो अलग अलग जर्नल के बुक्स में। तब क्या है हमारे लिए ये एक लिमिटेशन इजी हो जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, वी हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। उस केस में आप क्या करो, आप अलग अलग जर्नल के बुक्स ही बना लो। सिंस द ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड टू द लेजर फ्रॉम द डे बुक्स क्या होता है, जर्नल, these books are known as subsidiary books. They are also known as special journals since each of them is devoted to the preliminary record of particular class of transaction. तो ये जो सब्सिडरी बुक्स होंगे हमारे, ये जो डे बुक्स होंगे हमारे, ये स्पेशल जर्नल्स होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे कि परचेज हम बोले, तो परचेज के लिए एक डेडिकेटेड अगर जर्नल हो हमारे पास, तो परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे दिन के होंगे वो सारे हम एक ही जर्नल में रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। वैसे ही सेल्स, जितना भी हम बिक्री करेंगे ड्यूरिंग द डे, वो सारा हम एक क्यों ना सेल्स के लिए डेडिकेटेड बुक ही बना ले। और क्योंकि परचेज और सेल्स यही सब टाइप की जो ट्रांजैक्शन है वो सबसे ज्यादा होंगे हमारे लिए एक बिजनेस के लिए, दीज आर द मोस्ट रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस, इसलिए वी हैव डेडिकेटेड जर्नल्स फॉर दैट विच इज नोन एज अ स्पेशल जर्नल एंड दे आर नोन एज सब्सिडरी बुक्स, दे आर नोन एज डे बुक्स। डे बुक हम जर्नल को बोलते हैं, सब्सिडरी बुक भी हम जर्नल को बोलते हैं। अब इसी का क्लासिफिकेशन जो होगा इन सारे बुक्स को भी तो हम वही बोलेंगे ना, डे बुक्स। अगर हम परचेज का जर्नल बनेंगे उसको भी हम डे बुक बोलेंगे, उसको भी हम सब्सिडरी बुक बोलेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं किस किस टाइप के होते हैं ये स्पेशल जर्नल्स। सो पहले हमारे पास है परचेज जर्नल, जिसको हम क्या बोलते हैं, परचेज डे बुक। फिर सेल्स जर्नल या सेल्स डे बुक। अब यहाँ पे और एक बुक क्या बना रहे हैं हम, परचेज रिटर्न्स और रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। हम अपने पिछले लेक्चर्स में ये एग्जांपल लिए थे कि अगर हम कुछ सामान जो वेंडर से खरीदे हैं उनको हम वापस कर दे रहे हैं, और कौन से सामान, गुड्स, जो गुड्स में हम डील करते हैं, अगर हम वो खरीद रहे हैं वेंडर से पर फॉर सम रीजन वो डिफेक्टिव निकले या फॉर सम रीजन हमें उनको वापस करना ही पड़ रहा है वो वेंडर को, उसके लिए हम उनको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड। सो एक और बुक जो बनाते हैं हम एज अ स्पेशल जर्नल, इट इज परचेज रिटर्न्स जर्नल और रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। सिमिलरली हम क्या बोलते हैं, अगर कस्टमर हमें लौटाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इनवर्ड। सो वी ऑल्सो हैव अ स्पेशल जर्नल बाय द नेम ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल और रिटर्न्स इनवर्ड बुक। ये हो गए हमारे पास चार। और क्या है हमारे पास, हमारे पास है कैश बुक। हम क्या बोले, कैश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका हम एक डेडिकेटेड बुक अगर बना लेते हैं, हमारे लिए वो इजी हो जाएगा कैश का बैलेंस पता करना। Every time we want to know the cash balance, you simply refer to the cash book. So we have a dedicated book for cash. ये भी आपके लिए एक स्पेशल जर्नल है। Then we have bills receivable journal और bills receivable book. Bills receivable ये भी हम कहीं पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, हम बोले थे ये टर्म जो है हम कई बार अपना आगे वाले चैप्टर्स में यूज करेंगे। ये हम पढ़े थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमारा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी था सबसे पहला लेक्चर, उसमें हम पढ़े थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर हम क्या पढ़े थे उसके अंदर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल में क्या होता है, हम डेटर से कुछ पाने वाले होते हैं, और डेटर क्या है, हमें साइन करके देता है ये चीज कि हमें पता है हमें आपको इतना पैसा देना है, आप अभी के लिए ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है आप एक्सेप्ट कर लीजिए। दिस इज like a proof that I will pay you इतना amount after so and so months या so and so days. So ये हमारे लिए एक written evidence होता है जिसे हम bill of exchange बोलते हैं। अगर हमें ये जो है debtor देता है कि हम उनसे इतना पैसा पाने वाले हैं,
उसको हम क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। तो उसके लिए भी हम एक स्पेशल जर्नल मेंटेन करते हैं, बिल्स रिसीवेबल जर्नल और बिल्स रिसीवेबल बुक। सिमिलरली हम क्रेडिटर्स के साथ भी ये चीज करते हैं, हम क्रेडिटर्स को प्रॉमिस करते हैं प्रूफ के साथ कि हम आपको आपका जो अमाउंट है इतने दिन बाद, इतने महीने बाद आपको पे कर देंगे। सो दैट इज बिल्स पेबल जर्नल और बिल्स पेबल बुक। वो सारे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सच बिल्स पेबल विल बी रिकॉर्डेड इन दी बिल्स पेबल बुक। एंड लास्ट, जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल। तो जो भी चीजें इन सारे जर्नल्स में, ये 7 जर्नल्स में रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर में। सो जर्नल प्रॉपर हमारा जो हो रहा है वो यही है बेसिकली जो हम अभी पढ़े इससे पहले। हम बोले अगर हम सब चीज को एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे वो हमारे लिए बल्कि हो जा रही है, इसलिए हम बोले स्पेशल जर्नल्स बना लेते हैं जहां पे हम रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस डालेंगे। वो रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस को लेट्स से आइडेंटिफाई किए काफी अकाउंटेंट्स और उससे निकल के आया हमारे पास 7 स्पेशल टाइप्स ऑफ जर्नल्स। बट फिर हम बोले अगर वो 7 टाइप्स में भी अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं फॉल करता हो तो वो कहाँ जाएंगे, वो सब जाएंगे हमारे पास जर्नल प्रॉपर में या जनरल जर्नल में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमें ऐसा सब डिविजन क्यों चाहिए, व्हाट इज द नीड फॉर सच सब डिविजन। सो सच सब डिविजन enables 2 or more persons to work simultaneously। आप इमेजिन करो अगर आपके पास सिर्फ एक रजिस्टर होता जर्नल के लिए, तब एक बार में तो एक ही आदमी काम कर पाएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना पड़े उसे, तो वो अगर रिकॉर्ड करे और साइमल्टेनियसली कोई और ट्रांजैक्शन भी हो रहा हो तो सिर्फ एक ही आदमी एक बार में वहां पे रिकॉर्ड कर पाएगा। बट अगर हमारे पास अलग सेल्स बुक है, अलग परचेज बुक है, लेट्स से हमारा जो सेल्स रिकॉर्ड करने वाला अकाउंटेंट है वो अलग है, अगर हमारे पास परचेज रिकॉर्ड करने वाला अकाउंटेंट जो है वो अलग है, हो सकता है ना आपके बिजनेस में हजारों सेल्स के ट्रांजैक्शंस, हजारों परचेज के ट्रांजैक्शंस ऑन अ डेली बेसिस होते हो। सो यू माइट हैव डेडिकेटेड पर्सन वर्किंग ऑन सेल्स, वर्किंग ऑन परचेज, रिकॉर्डिंग परचेज। तो उसमें क्या होगा, अगर अलग अलग बुक्स है तो अलग अलग पर्सन कैन वर्क साइमल्टेनियसली। ठीक है, नेक्स्ट, सिंगल डे बुक इज लाइकली टू बिकम बल्की एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन। अगर आपके पास डेडिकेटेड बुक्स है तो वो बहुत ज्यादा बल्की नहीं होगा, आप उसको इजीली मेंटेन कर पाओगे। सेल्स में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारे क्रेडिट सेल्स। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा सेल्स बुक रहेगा और जो परचेज डे बुक रहेगा, ये दोनों सिर्फ क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज के लिए ही ये बुक्स होंगे। मतलब जो उधार में हम काम करेंगे सिर्फ उनके लिए, क्योंकि उसके अलावा तो अगर कैश में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश अपफ्रंट हमें मिल रही है, हम पे कर दे रहे हैं साथ ही साथ, तो कैश सेल्स एंड कैश परचेज है जो कि कहाँ रिकॉर्ड होंगे, फिर वो तो कैश बुक में ही कैप्चर हो जाएंगे। कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो तो कैश बुक में ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो सेल्स एंड परचेज ये दो जो डे बुक्स होंगे, इसमें हम खाली हम क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर हमारे पास डेडिकेटेड बुक्स है तो दे वोंट बिकम वेरी बल्की, दे विल बी इजी टू मेंटेन। फिर difficult to maintain a summary of monthly credit sales purchase in a single day book। तो ये तो हम जानते ही हैं, अगर हमारे पास एक ही खाते में सब कुछ हो, सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी, परचेज रिलेटेड भी, तो डिफिकल्ट है फिर पता लगाना कितना सेल्स हुआ, कितना कैश पड़ा है। सो दैट इज व्हाई वी नीड सब डिविजन। ठीक है, नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स वुड बी डिफिकल्ट। इतने ट्रांजैक्शंस आप कैसे पता लगाओगे, तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इट इज बेटर, सेल्स रिलेटेड कुछ एरर है आप सेल्स बुक देखो, परचेज रिलेटेड कोई एरर है तो आप परचेज जर्नल देखो। लेजर भी जब हम बनाएंगे, अगर लेजर में भी लेट्स से आप वो ला तो रहे हो जर्नल्स, लेकिन जर्नल्स में अगर एक जगह सब कुछ रहेगा तो भी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना हमारे लिए। दैट इज व्हाई वी नीड सब डिविजन। तो अब ये तो नीड रहा कि हमें क्यों चाहिए, क्या जरूरत है इसकी, लेकिन अब हम पढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है। अब ऑब्वियसली वापस से एडवांटेजेस भी कहां से निकल के आएंगे, नीड से निकल के आएंगे। हम जहां बोले हमें क्यों चाहिए, एक तरीके से वो तो एडवांटेजेस भी हो रहे हैं हमारे लिए। तो लेट्स सी एडवांटेजेस में क्या है। दे अलाउ डिवीजन ऑफ वर्क एंड enables greater speed and accuracy। सो दिस इज
linked with this. हमें क्यों चाहिए सब डिविजन? बिकॉज इट इनेबल्स 2 और मोर पर्सन टू वर्क साइमल्टेनियसली. एडवांटेजेस में क्या है, उससे हमें क्या हो रहा है, अगर 2 और मोर पर्सन काम करेंगे साथ में तो इट विल इनेबल ग्रेटर स्पीड एंड ग्रेटर एक्यूरेसी. तो जो नीड है, नीड से एक फर्दर स्टेप जाके हमें ये भी पता चला वो नीड क्यों जरूरी है, वो नीड से क्या बेनिफिट है. सो नीड से क्या बेनिफिट है, अगर डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो उससे हमें ग्रेटर स्पीड एंड एक्यूरेसी हम अचीव कर पा रहे हैं. इट इज इजियर टू ट्रेस अ ट्रांजैक्शन. ये तो हम एडवांटेजेस ऑफ जर्नल में भी पढ़े थे कि अगर उसका यूनिक आइडेंटिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो इट इज इजियर टू ट्रेस अ ट्रांजैक्शन. फिर यूजफुल फॉर समराइजिंग डेटा एंड प्रोवाइड्स पीरियोडिकल टोटल्स. तो एक तरीके से हम क्या बोल रहे थे, लेजर क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां पे हमें बैलेंसेस मिलते हैं, हर अकाउंट का बैलेंस पता चलता है. वैसे ही अगर हमारे पास डेडिकेटेड जर्नल्स हो तो एक तरीके से एटलीस्ट जितना हमारे पास डेडिकेटेड जर्नल्स है एटलीस्ट उससे रिलेटेड टोटल्स हमारे को वहीं पे पता चल सकता है. क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स का अगर अलग अलग बुक है तो उससे एटलीस्ट उनके बैलेंसेस हमें पता हम कर सकते हैं. So it is useful for summarizing data and provides periodical totals. They help in reducing errors that arises from recording numerous repetitive transactions. वापस से हम पढ़े थे कि यहाँ पे errors detect करना easy होगा. यही हम advantages में भी cover कर रहे हैं. and ये कैसे achieve कर पा रहे हैं, because हम यहाँ पे कम transactions record कर रहे हैं. जो डेडिकेटेड बुक है उसी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है हम वही सब चीजें उस जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं. इसीलिए एरर्स आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी हो जा रहा है. क्लियर है? आप देखो कि एडवांटेजेस और नीड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर आप जो कॉमन एटलीस्ट जैसे इनेबल्स 2 और मोर पर्संस टू वर्क साइमल्टेनियसली एंड उसका क्या बेनिफिट है, टू इनेबल ग्रेटर स्पीड एंड एक्यूरेसी. आप इसको अगर याद कर लेते हो तो आपका दोनों कवर हो जा रहा है. आई वुड से आप कोई भी 2 याद कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा चाहे से आप कर लो जिससे बाई चांस 2 में से कोई एक भूल जाओ तो एक थर्ड भी आपके पास बैकअप रहे. बट उससे ज्यादा आपको नहीं पूछना चाहिए एग्जाम्स में. सो ट्राई टू लर्न 2+1. वापस आप जैसे ये पढ़ लो, डिटेक्शन ऑफ एरर्स. और इसका इजी तरीका क्या रहेगा, जो जो यहाँ पे कॉमन है और जो यहाँ पे कॉमन है वो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, जिससे आपका जो लर्निंग मटेरियल है वो कम हो जाएगा. आपको काफी चीजें एडवांटेजेस ऑफ जर्नल में भी मिलेंगे, एडवांटेजेस ऑफ सब डिविजन में भी मिलेंगे. ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज पॉइंट्स जिससे आपको मेमोराइज कम करना पड़े. बट वही अगर आप समझ रहे हो तो क्या एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा. इफ यू गो बैक टू द मीनिंग ऑफ जर्नल, इफ यू गो बैक टू द कंसेप्ट ऑफ सब डिविजन की सब डिविजन हो क्यों रहा है, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर सब डिविजन, तो उसी से आप बेनिफिट्स भी बना लोगे. फिर आपका क्या है, आपको हर चीज अलग से यू डोंट हैव टू रियली रट्टोफाई. कंसेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है. ठीक है, देखिए अब हम व्हाट आर लेजर्स, जर्नल्स तो क्लियर है. आज हम जो है आज के लेक्चर में हम पढ़ ले रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंड लेजर. फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में विल टेक अप सम गुड एग्जांपल्स. हम प्रॉब्लम्स फिर देखते हैं जर्नल और लेजर पे. आज हम थियोरेटिकल कंसेप्ट कवर कर लेते हैं पूरा जर्नल और लेजर का. ठीक है, लेट्स लुक एट व्हाट आर लेजर्स. नाउ बिफोर वी get into the details of a ledger, let us first quickly revise once again the concept of what is an account. हम क्या पढ़े थे अकाउंट के अंडर, कि अकाउंट इज अ सेक्शन ऑफ द लेजर in which transactions of a similar nature which have taken place during a given period are accumulated and summarized. हम ऐसे करके कुछ पढ़े थे अकाउंट का डेफिनेशन, जिसमें सिमिलर नेचर के जो ट्रांजैक्शंस कोई एक पीरियड में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं हम उसको क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं एक अकाउंट के अंडर. और फिर हमें एंड ऑफ द पीरियड में क्या मिलता है, हमें बैलेंस मिलता है, वेदर इट इज अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस. हमें ये पता लगता है एक अकाउंट से. और ये सारे अकाउंट्स जो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, जो हर एक सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए
हम एक एक अकाउंट बनाते हैं, वो सारे अकाउंट्स हम किसके अंडर पाते हैं? हम लेजर के अंडर पाते हैं। सो हम क्या बोले थे, हर एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए एक अकाउंट बनेगा। सो हर एक टाइप ऑफ एक्सपेंस, हर एक टाइप ऑफ एसेट, हर एक टाइप ऑफ लाइबिलिटी, हर एक टाइप ऑफ इनकम, कोई भी इनकम का आइटम, कोई भी, ये एक हर एक कैटेगरी में हर एक यूनिक आइटम के लिए एक अकाउंट बनेगा। और जितने हमारे पास अकाउंट्स होंगे, ये सारे अकाउंट्स क्या है, हम बोलेंगे दीज आर ऑल सेक्शंस ऑफ द लेजर, और ये सारे अकाउंट्स को इकट्ठा हम एज ए लेजर देखेंगे। ये हम पढ़े थे अकाउंट में, तो हमें एक तरीके से उस समय आइडिया मिल गया था व्हाट इज अ लेजर। बेसिकली लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स। और हम अभी क्या पढ़े थे, जर्नल। जर्नल में हमें पता चला सर जब भी एक ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार ऑकर करता है तो हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। पर सर एक चीज आपने बताया कि जर्नल तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं कहलाते हैं, वो तो एक तरीके से इट्स दी फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम जर्नल का हेल्प लेते हैं टू पोस्ट एंट्रीज इन अ लेजर, इसलिए जर्नल को हम क्या बोले थे, जर्नल को सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। पर लेजर क्या होता है, लेजर इज द फर्स्ट एंड फाइनल पॉइंट वेयर वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम लेजर में सबसे पहली बार जो है अपने अकाउंटिंग बुक्स में ट्रांजैक्शन को कैप्चर करते हैं, और यही हमारा फाइनल पॉइंट ऑफ एंट्री भी होता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री इज journal, but it is not part of books of accounts. But for us the first and final point of entry will be what, ledger। क्योंकि आप जैसी अकाउंट बनाना शुरू करोगे वैसे आपके पास जितने ट्रांजैक्शंस होंगे उतने अकाउंट्स होंगे, और ये सारे अकाउंट्स इकट्ठे क्या कहलाएंगे, हमें लेजर कहलाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, हम इन सब अकाउंट्स के जो फाइनल बैलेंसेस हमें मिलेंगे उसके हेल्प से हम एक और कंसेप्ट पढ़े थे, क्या, ट्रायल बैलेंस। ये सारे अकाउंट्स का जो बैलेंसेस होगा इसको समराइज करके हमारे पास एक टेबल बन जाएगा जिसमें हमारे पास हर एक टाइप ऑफ अकाउंट का हमारे पास जो है बैलेंसेस हम वहां पे समराइज कर देंगे। तो वापस से गोइंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। यहां पे समराइज कहां पे हो रहा है, वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ लेजर। उससे क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। तो हम अब देख रहे हो अकाउंट्स का कितना, अकाउंटिंग का कितना हम एक्टिविटीज ऑलरेडी कवर कर ले रहे हैं। एज सून एज वी आर प्रिपेयरिंग द जर्नल एंड देन वी आर प्रिपेयरिंग अ लेजर, हम ऑलरेडी कितने सारे एक्टिविटीज वी हैव कवर्ड। देखिए एक बार क्या डेफिनेशन है लेजर का। सो लेजर इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जर्नल में हम क्या पढ़े थे, जर्नल इज अ subsidiary book, but for us ledger is our principal accounting record that consists of the debits and credits of the journal arranged under the various account headings। हम क्या बोले थे, जर्नल में हम आइडेंटिफाई करते कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से को क्रेडिट करना है, और फिर जैसे ही हम अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं और जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, हम वहां से फिर पोस्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई अकाउंट डेबिट होना है तो हम उस अकाउंट का जो टेबल बनाएंगे हम लेफ्ट साइड में हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम उस अकाउंट को जब बनाएंगे हम उसके राइट साइड में उस अमाउंट को पोस्ट करेंगे। क्लियर है? इसलिए हम पहले जर्नल बनाते, जर्नल से हम आइडेंटिफाई करते पहले तो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फिर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। तो हमारा पूरा जो बेस है वो जर्नल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बार सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है रेडी हो गए, हमें पता है कौन से अकाउंट्स डेबिट होंगे, कौन से क्रेडिट होंगे, तब हम क्या बनाएंगे, लेजर, which is going to be a principal accounting record that consists of the debits and credits of the journal arranged under various account headings। हम क्या बोले थे, जितने अकाउंट, जितने यूनिक अकाउंट्स उतने हमारे पास जो है टेबल्स बन जाएंगे, और ये सब इकट्ठा हमें क्या, हम इसको कहलाएंगे लेजर। It is the most important accounting book
that provides a permanent record of the financial transactions of the business in a summarized and classified form. समरी यहां पे हम प्रिपेयर कर ले रहे हैं, तो हम रिकॉर्ड कर लिए, हम क्लासिफाई कर लिए थे, अब हम उसको समराइज भी लेजर में कर दे रहे हैं. सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग बुक, क्योंकि ये तो हमारे लिए सबसे पहला एक्चुअल अकाउंटिंग बुक तो लेजर ही है. That is why it is the most important accounting book that provides a permanent record of the financial transactions of the business in a summarized and classified form. Ledger is also known as the book of second or final entry. तो हमारे लिए बुक ऑफ मतलब हमारे लिए प्राइमरी एंट्री कौन सा है? जर्नल है. और हमारे लिए सेकेंडरी एंट्री फिर कौन सा बन जा रहा है? लेजर. और जर्नल को हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक. लेजर को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री. ठीक है, क्लियर है? हमने क्या किया सर? हमने कोई ट्रांजैक्शन को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, उसके बाद हम पहली बार रिकॉर्ड करेंगे उसको जर्नल में. जर्नल में हम क्या है? कंप्लीट पिक्चर रिकॉर्ड करेंगे. डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है, वो पूरा ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं विद नरेशन हम एक जगह कैप्चर कर लेंगे. अब हमें जब पता चल गया कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हम अब क्या करेंगे? हम उसको पोस्ट करेंगे. कहाँ पोस्ट करेंगे? बुक ऑफ फाइनल एंट्री में. और हमारे लिए वो कौन सा बुक होगा? बुक ऑफ हमारा प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री होगा. हम पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट, जो हमारा ऑफिशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा, उसमें हमारा जो पहला बुक है वो है लेजर. उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ फाइनल एंट्री. क्योंकि एंट्री अब हमारा क्या हो रहा है? एंट्री क्लोज हम कर दे रहे हैं. हम एंट्री को सबसे पहली बार रिकॉर्ड किए थे जर्नल में, अब हम उसको पोस्ट करें हमारे एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फाइनल बुक ऑफ एंट्री. यहाँ पे हमारा एंट्री का चैप्टर जो है वो क्लोज हो जा रहा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है? रिकॉर्ड तो हो गया, समराइज भी हो गया, इसके बाद अब हम एनालाइज वगैरह करेंगे. एंट्री हम यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं. सो डेबिट क्रेडिट में हम उसको एनालाइज कर दिए, रिकॉर्ड कर दिए, अब हम उसको जाके पोस्ट कर देंगे हमारे लेजर में. इसलिए बिकॉज लेजर इज आवर प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, इसलिए उसको हम मानते हैं कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग बुक that provides a permanent record of the financial transactions of the business. इसको भी हम क्या बोले? यहाँ पे permanent record मिल रहा है हमें, क्योंकि इसके आगे तो अब लेजर के आगे तो सारे ही हाई लेवल समरीज बनना शुरू हो जाएगा. क्योंकि इसके बाद क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में क्या हो रहा है? सारे हमारे पास खाली अकाउंट बैलेंसेस की समरी है, सिर्फ जो लास्ट में बैलेंस बच रहे वो हमें मिल रहा है. उसके बाद क्या बन रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके बाद क्या बन रहा है? बैलेंस शीट. तो वो और भी हाई लेवल समरीज है. तो इसीलिए जो एंट्री का चैप्टर है वो हम यहीं क्लोज करें. और अगर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें जानना है कि हमारा क्या रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का, हर एक ट्रांजैक्शन का हमें डिटेल्स चाहिए, रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का डिटेल चाहिए, तो हमें अकाउंट टेबल रेफर करना पड़ेगा. हमारा एक कोई भी कैटेगरी है, एक्सपेंस का, एसेट का, इनकम का, लाइबिलिटी का, अगर उसका डिटेल्स हमें चाहिए तो where will we find the permanent record of such similar transactions? Within a ledger. इसलिए से बोलते हैं we'll find the permanent record of financial transactions of the business in a summarized and classified form in within a ledger. क्लियर है? लेजर समझ में आ रहा है कि हम पहले जर्नल बनाते हैं, फिर हम अकाउंट्स बनाते हैं, और ये अकाउंट इज एक्चुअली अ सेक्शन ऑफ द लेजर, और ये सारे इकट्ठा हम इसको देखते हैं एज अ लेजर. क्लियर है? चलिए वापस से हमें समझ में आ गया लेजर होता क्या है. उसी में से हमें क्या मिल जाएगा? हमें लेजर का फीचर और कैरेक्टरिस्टिक भी पता लग रहा है. सबसे पहला फीचर क्या है? इट इज द प्रिंसिपल और फाइनल बुक ऑफ एंट्री एंड इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस. तो जितने यूनिक हमारे पास अकाउंट्स बनेंगे उतने हमारे पास जो है बैलेंसेस निकलेंगे, और ये सब कहां मिलेंगे? सारे अकाउंट्स विल बी अंडर the ledger. It is known as the principal or final book of entry and it is a master record of all the accounts. क्योंकि ledger is a collection of accounts, इसलिए इसको master record बोलते हैं. Next, it maintains transactions in a classified form under appropriate account headings and shows the current balance in all accounts. हमें क्या है? रनिंग बैलेंस पता चलता है. हम कभी भी कोई भी अकाउंट का बैलेंस जानना चाहते हैं, हम तुरंत क्या करेंगे? हम राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का डिफरेंस ढूंढेंगे कोई भी अकाउंट में, और हमें पता चल जाएगा उस समय कितना बैलेंस बचता है उस अकाउंट में.
क्या हमारे पास डेबिट साइड ज्यादा है, क्या हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा है, हमें ये सब चीज कैसे पता लगेगा, जब अकाउंट बनाएंगे तब पता लगेगा। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लासिफाइड फॉर्म में हम इसको बना रहे हैं। क्लासिफाइड मतलब क्लासिफिकेशन। हम पढ़े थे वापस से डेफिनेशन में, अकाउंटिंग के डेफिनेशन में क्लासिफिकेशन भी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज विद इन अकाउंटिंग। तो क्लासिफिकेशन हम क्या करें यहाँ पे, बेसिकली हमें पता चल रहा है कि उस अकाउंट का नेचर क्या है, whether it is an asset, whether it is a liability, whether it is an expense। ये सब हम यहाँ पे इस समय जब अकाउंट बना रहे हैं तब हमें पता चल रहा है। हम ईच कैटेगरी के लिए एक एक अकाउंट बना रहे हैं। सो इट इज इन अ क्लासिफाइड फॉर्म, क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। हम जर्नल में भी ये पढ़े थे कि जर्नल हेल्प करता है हमें इन प्रिपरेशन ऑफ अ लेजर। क्लियर है? नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो जर्नल हमें क्या कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं इन दी प्रिपरेशन ऑफ लेजर। लेजर फर्दर क्या हेल्प कर रहे हैं, इन दी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो देख लो पूरा साइकिल है, हम पढ़े थे साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल में भी सबसे पहले हम क्या करते हैं अकाउंटिंग साइकिल में, वी ऑब्टेन आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका सोर्स डॉक्यूमेंट हम पहले तो गैदर करते हैं। वो सोर्स डॉक्यूमेंट हमें क्या करते हैं, इट हेल्प्स अस इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन अ जर्नल। फिर जर्नल एक बार बन गया, फिर हम क्या करते हैं उसको पोस्ट करते हैं। कहाँ पोस्ट करते हैं, लेजर्स में पोस्ट करते हैं। लेजर से फिर क्या करते हैं, हम एक समरी प्रिपेयर करते हैं सारे बैलेंसेस का। उस समरी को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इसलिए दिस इज अ साइकिल। क्लियर है? फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा। सो देख रहे हो, वापस से इसको रिलेट आप कर सकते हो अकाउंटिंग साइकिल के साथ। उससे क्या आपको अकाउंटिंग साइकिल भी अगर आप वापस से भी देख रहे हो, रिवाइज हो जा रहा है हमारा। सब एक सीक्वेंस में होता है अकाउंट्स में। दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सब एक सिस्टम से चलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप सीधा लेजर में पोस्ट कर दो, आप जर्नल मत बनाओ। हम वैसे अवॉइड करेंगे, हम वैसे नहीं करते। हम सब चीज एक कायदे से चलते हैं, हम एक साइकिल फॉलो करते, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, एवरी अकाउंट कंटेन्स अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस विदाउट नरेशन। हम क्या बोले थे, नरेशन तो हम जर्नल में कैप्चर कर लेते हैं, हमें बार बार जो है उसका डिस्क्रिप्शन कैप्चर नहीं करना है उस ट्रांजैक्शन का। अब हम क्या करें, हम तो सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं, और पोस्ट करके हमें क्या पता चल रहा है, कोई चीज डेबिट में पोस्ट करे, कोई चीज क्रेडिट में पोस्ट करे। कभी लेट्स से हम फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो फर्नीचर डेबिट साइड में पोस्ट किए जा रहे, खरीद रहे एनी एडिशंस, क्योंकि वो एसेट है। एसेट हमेशा क्या होता है, इंक्रीज के समय डेबिट होता है। हम पढ़े थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में, एसेट्स के केस में एनी इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिट। तो कोई फर्नीचर का अगर हम अकाउंट बनाते हैं, हम जब जब फर्नीचर खरीदे हम डेबिट करते जा रहे हैं। अगर कोई फर्नीचर को हम हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं कितना हमारा डेबिट का टोटल है, कितना क्रेडिट साइड में है, दोनों का डिफरेंस हमारे यहाँ पे राइट साइड में हम डालेंगे, उसे क्या बोला जाएगा, डेबिट बैलेंस। क्यों, डेबिट साइड ज्यादा है, पर उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना डेबिट और क्रेडिट को। तो क्रेडिट में जो कम है, जो कम साइड वाला है हमारा, वहां पे हम बैलेंस डालेंगे, पर उसको बोलेंगे क्या, इट विल बी नोन बाय द नेम ऑफ द साइड विच इज हैवी, विच इज डेबिट। ठीक है? सो इसलिए हम बोले यहाँ पे हम सारे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम एक एक अकाउंट में डाल रहे हैं विदाउट नरेशंस। सो उसी से समरी बनेगा। नेक्स्ट, एवरी लेजर हैज टू साइड्स, अ डेबिट ट्रांजैक्शन is recorded on the left side and credit entry on the right side। हम यही बोल रहे हैं, अकाउंट बनेगा तो उसमें दो साइड रहेगा, डेबिट क्रेडिट। क्लियर है? हमेशा ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो फीचर्स भी इजी है, वापस से मीनिंग से बहुत कुछ निकल के आ रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल फाइनल बुक ऑफ अकाउंट है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। हम क्या बोल रहे हैं, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। हम क्या बोल रहे हैं कि एवरी अकाउंट कंटेन्स अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस विदाउट नरेशंस। दो साइड होगा, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ लेजर।
वापस हम बोले फीचर्स और फंक्शंस, मोटा मोटा आपको पॉइंट्स एक से दूसरा मिल जाएगा। जैसे फंक्शंस में सबसे पहले व्हाट इज इट, लेजर इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, हम ये मीनिंग में पढ़े थे, परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, ledger provides a summary of all related transactions under a single account heading। तो लेजर में क्या होता है, वेरियस अकाउंट्स बनते हैं और अकाउंट्स में ईच अकाउंट विल बी अ समरी ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और ईच अकाउंट विल बी एक्चुअली अ सेक्शन ऑफ अ लेजर। क्लियर है? नेक्स्ट, it helps in the preparation of trial balance to ensure the arithmetical accuracy। trial balance हमें क्या करता है, trial balance हमें help करता है in ensuring the arithmetical accuracy। और ये arithmetical accuracy क्या होगा, the sum of all debits will be equal to the sum of all credits। क्योंकि जब भी transaction record करेंगे एक debit और एक credit होगा जो equal and opposite in nature होगा, but amount क्या हो रहा है, equal है, तो all debits, the sum of all debits will always be equal to the sum of all credits। तो हमें एक तरीके से लेजर हेल्प करे ट्रायल बैलेंस बनाने में, और ट्रायल बैलेंस क्या करते हैं, उसका काम होता है इंश्योर करना अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्लियर है? लास्ट फंक्शन, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द हेल्थ ऑफ द बिजनेस एंड डिसीजन मेकिंग। तो क्योंकि लेजर हमें एक समरी बनाने में हेल्प करता है, तो वो समरी से हमें क्या पता चलता है कि वेरियस अकाउंट्स में क्या क्या बैलेंसेस हैं। दैट इज व्हाई इट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द हेल्थ ऑफ द बिजनेस एंड डिसीजन मेकिंग। पूरा सीक्वेंस है। लेजर से हमें समरी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस से हम क्या बना पाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बना पाएंगे। फाइनल अकाउंट्स हमें क्या हेल्प करते हैं बनाने में, पता लगाने में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो अल्टीमेटली ये हम कैसे बना पा रहे हैं, हमारे लिए फाइनल पॉइंट ऑफ एंट्री क्या हो रहा है, लेजर हो रहा है। लेजर से ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना शुरू कर रहे हैं, जिससे हम ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस बना पाएंगे, जिससे हम बैलेंस शीट बना पाएंगे। सो लेजर बेसिकली हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द हेल्थ ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? फंक्शंस भी याद रहेंगे। पहला परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, दूसरा समरी ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस अंडर वन सिंगल हेड। नेक्स्ट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिंक करो, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या, डिटरमाइनिंग द हेल्थ ऑफ द बिजनेस, और हम क्या करेंगे उससे डिसीजंस अपना ले पाएंगे बिजनेस का जितना भी है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं फॉर्मेट। मैंने आपको ऑलरेडी जो है एक रफ आइडिया दे दिया था कि अकाउंट्स हम बनाते कैसे हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले जस्ट लाइक जर्नल, यहाँ पे भी डेट होता है, डेट है यहाँ पे पहला कॉलम। फिर है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में हम जर्नल में क्या पढ़े थे कि उसमें हम नेम ऑफ द अकाउंट वहां पे लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हम दो चीज लिखते हैं, डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, दोनों को हम एक साथ ही लिखते हैं। ऊपर में डेबिट अकाउंट टू बी डेबिटेड, और फिर हम लिखते टू, फिर हम लिखते हैं अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में हम बोल रहे हैं सिर्फ डेबिट रहेगा हमारा, तो यहाँ पे हम सिर्फ जो अकाउंट, बेसिकली हम यहाँ पे जो अकाउंट में हम एंट्री कर रहे हैं, लेट्स से हम क्या बोल रहे थे, जब हम कैश इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, हमारे पास दो अकाउंट्स निकल के आते हैं, एक है कैश, एक है कैपिटल। इस केस में कौन सा डेबिट हो रहा है, कैश, कैश टू कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, कैश का एक पहले तो अकाउंट बनाएंगे। अब ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हम कहाँ पोस्ट करेंगे, अब जो बैलेंस है, लेट्स से 1 लाख इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कैश 1 लाख टू कैपिटल 1 लाख। अब हमारे पास कैश जो 1 लाख है, हम इसको कहाँ पोस्ट करेंगे, हम इसको कैश अकाउंट में पोस्ट करेंगे। क्लियर है? जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको हम डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे लेट्स से दिस इज कैश अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट की जगह हम लिख दे कैश अकाउंट। डेट हमें जर्नल से पता चल जा रहा है। फिर पर्टिकुलर्स में हम क्या डालेंगे, हम लिखेंगे टू एंड नेम ऑफ द अकाउंट। तो जर्नल में टू क्या था, कैपिटल। तो जो नेक्स्ट पार्ट है, जो अकाउंट का कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट है, वो हम डालेंगे टू में, लेफ्ट साइड में विद द नेम ऑफ द अकाउंट। सो टू कैपिटल जो हमारा जर्नल में था, कैश डेबिट हो रहा था, तो कैश अकाउंट के अंदर हम डालेंगे टू कैपिटल 1 लाख। क्लियर है?
तो पर्टिकुलर्स में हम डालेंगे कौन सा अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट साइड में डालेंगे, बट ये डालेंगे कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं। जैसे हम बोले कैश टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में हम डालेंगे कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, टू कैपिटल 1 लाख। तो पर्टिकुलर्स के बाद नेक्स्ट कॉलम है जर्नल फोलियो। अब जर्नल फोलियो ये तो हमें सर कॉमन सेंस से ही पता चल जा रहा है कि जैसे हम लेजर फोलियो जर्नल में डालते हैं ये जानने के लिए कि हम वो एंट्री कहाँ पोस्ट की है लेजर में, सो हम लेजर का पेज नंबर डालते हैं, वैसे ही लेजर में हम जर्नल का पेज नंबर डालते हैं। इससे क्या हो रहा है, क्रॉस रेफरेंस हो रहा है। लेजर से हम जर्नल में ढूंढ सकते हैं वो एंट्री, और जर्नल से हम सीधा लेजर में देख सकते हैं हम पोस्ट कहाँ किए वो एंट्री। सो दिस इज जर्नल फोलियो। इसमें हम पेज नंबर डालेंगे जर्नल का, एंड देन अमाउंट हम बोलेंगे टू कैपिटल, तो ये कैपिटल का अमाउंट। सो ये है आपका डेबिट साइड। इसमें 4 कॉलम्स है। लेफ्ट साइड में सबसे पहले डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स में हम क्या डाले डेबिट साइड में, टू। हमेशा आपका जब भी आप डेबिट साइड बनाओगे कोई भी अकाउंट का, इट विल स्टार्ट विथ 2। और ये आ रहा कहां से, जर्नल से आ रहा है। हम जर्नल में क्या बोले थे, हम जब भी रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन, हम पहले नेम ऑफ द अकाउंट डालेंगे, DR डालेंगे डेबिट, और फिर हम उसके नीचे क्या डालते हैं, टू। जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है दैट इज टू। और वो सेम जो अकाउंट हम टू में लिख रहे हैं वो पूरा का पूरा जो है जर्नल से उठा के लेजर में पोस्ट कर रहे हैं, टू लेट्स से कैपिटल। वो हम डेबिट साइड में डाले, व्हाई, बिकॉज हमारा जो अकाउंट हम लेजर में पोस्ट करें वो कौन सा था, वो डेबिट हो रहा है, कैश। इस केस में कैश हम बोले डेबिट हो रहा है, तो हम वहां डाल रहे हैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, टू। क्योंकि हम कैश में टू कैश तो नहीं डाल सकते ना, ये तो हमारे लिए है ही कैश अकाउंट। तो हमें तो ये डालना होगा कि कैश हम क्या चीज में लगा रहे हैं, हम बिजनेस में लगा रहे हैं, सो टू कैपिटल। क्लियर है। अब हमारे पास जस्ट लाइक वी हैव द डेबिट साइड जिसमें कितने कॉलम्स है हमारे पास, 4, वैसे ही एग्जैक्टली सेम हमारा राइट साइड बन जाएगा, उसको हम कहलाएंगे क्रेडिट साइड। सो लेफ्ट साइड के ऊपर हम लिखेंगे DR, राइट साइड के ऊपर लिखेंगे CR। और इसमें भी कौन कौन से कॉलम्स होंगे, सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब राइट साइड में हम कौन सा अकाउंट दिखाएंगे, राइट साइड में हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे अकाउंट का। सो अगर हम बाय कैप जब हम लिख रहे हैं कैश टू कैपिटल, तो हमारे लिए कैश अकाउंट अगर ये है तब तो राइट साइड में हम कुछ नहीं दिखा रहे, क्योंकि अभी क्या हुआ, कैश टू डेबिट हुआ है। सो हम कैश के लेफ्ट साइड में टू कैपिटल दिखा रहे हैं, राइट साइड में हम कुछ नहीं दिखाएंगे कैश का। क्यों, क्योंकि ये तो डेबिट है हमारे लिए कैश। बट आप ये समझो अगर ये कैपिटल अकाउंट होता तो कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट। और क्रेडिट अगर है तो हम कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो हमारे लिए तो राइट साइड में एंट्री आएगा, बिकॉज कैपिटल इज क्रेडिट। सो लेट्स से इफ दिस इज कैपिटल अकाउंट, तो हम इसमें पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ द अकाउंट दिखाते जो डेबिट हुआ है। कैपिटल अकाउंट में हम क्या दिखाएंगे, कैश दिखाएंगे। और इसमें हम लिखते कैसे, राइट साइड में, राइट साइड ऑलवेज स्टार्ट्स विद बाय। जैसे हम जर्नल में जब भी क्रेडिट लिख रहे थे तो हम टू करके नेम ऑफ द अकाउंट लिख रहे थे, और हम उसको एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट में। पर जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके राइट साइड में हम डेबिट वाले अकाउंट को कैसे दिखाते हैं, एज बाय। सो इस केस में क्या है, बाय कैश। वापस से अमाउंट तो सेम ही होगा ना, जितना कैश हम दिखाए डेबिट हो रहा है उतना ही कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो अपना जर्नल जब हम पास कर रहे थे, व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग कैश इनटू द बिजनेस, कैश इज बीइंग डेबिटेड, कैपिटल इज बीइंग क्रेडिटेड, दो अकाउंट्स बन जा रहे उसी समय, एक कैश अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट में कैश डेबिट हो रहा है तो लेफ्ट साइड में हम डालेंगे टू कैपिटल। उसमें राइट साइड में उस समय कुछ नहीं डाल रहे, राइट साइड खाली है। और जब कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं तो हम राइट साइड में डाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट है और हमारे लिए क्रेडिट इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड। सो उसमें हम डाल रहे हैं बाय कैश एंड द अमाउंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, डिवीजन ऑफ लेजर। तो हम जर्नल में देखे थे हमारे पास डिवीजन है ऑफ जर्नल इनटू 8 हेड्स थे ना, हम पढ़े। उसमें सबसे पहले तो
हमारा परचेज जर्नल, फिर सेल्स जर्नल, फिर परचेज रिटर्न, फिर सेल्स रिटर्न, फिर हम पढ़े सर कैश तो अलग से होता है, फिर हम पढ़े बिल्स रिसीवेबल, फिर बिल्स पेएबल, और लास्ट में हम बोले जो इन सब में नहीं आएगा वो कहां जाएगा, जनरल जर्नल में या जर्नल प्रॉपर में। वैसे ही लेजर में 3 कैटेगरीज हमारे पास, कौन कौन से होंगे वो। अब लेजर का जो क्लासिफिकेशन होगा ना, उसमें हम फॉलो करेंगे हमारा अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन है वो तरीका। जैसे कि अकाउंट्स में 2 क्लासिफिकेशन थे, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल। वैसे ही लेजर को हम जब क्लासिफाई करेंगे हमारे पास एक तो इम्पर्सनल आएगा। इम्पर्सनल में हम बोले थे या तो रियल अकाउंट्स होते हैं या तो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो एक होगा हमारे पास जनरल लेजर। जनरल लेजर विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द नॉमिनल एंड रियल अकाउंट्स। तो एक तरीके से हमारा इम्पर्सनल वाला क्लासिफिकेशन हो गया, एंड दिस इज वन सिंगल कैटेगरी। जनरल लेजर विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दी नॉमिनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स। इसके अलावा क्या थे इम्पर्सनल के अलावा, पर्सनल। सो एक हमारा जो हो जाएगा लेजर, वो पर्सनल के बेसिस पे हमें 2 चीज मिलेंगे, एक होगा सारा परचेज लेजर, एक होगा सारा सेल्स लेजर। सो डिवीजन ऑफ लेजर में 3 कैटेगरी है, एक है जनरल लेजर which is also known as impersonal or nominal ledger, contains all the nominal accounts and real accounts। ये एक क्लासिफिकेशन है लेजर का। जितने अकाउंट्स बन रहे हैं इसके अंडर उनको हम क्लासिफाई करेंगे अंडर जनरल लेजर। और हमारे बाकी 2 कौन से, सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर। सेल्स में डेटर्स लेजर, परचेज मतलब क्रेडिटर्स लेजर। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है ना कि ये सारे क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज वाले हमारे अकाउंट्स है। सो सेल्स और डेटर्स लेजर कंटेन्स ऑल द पर्सनल अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। सो लेट्स से हम डेटर्स लेजर के अंदर क्या पाएंगे, हम डेटर्स लेजर के अंदर सारे कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स पाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डेटर्स लेजर्स। तो एक तो हमारा जो है सेल्स का अकाउंट अपने आप में, देयर इज अ सेल्स अकाउंट जिसमें हम सारा सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, बट हम सेल्स भी तो अलग अलग कस्टमर्स को करते हैं ना, तो हर एक कस्टमर का भी तो एक एक अकाउंट बन जाएगा। तो वो सारा अकाउंट्स विल कम अंडर आर सेल्स लेजर। क्लियर है। और उसमें सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही आएगा, क्योंकि कस्टमर का तो हम तभी नाम दिखाते हैं ना जब उनको क्रेडिट पे बेचते हैं। अगर हम कैश करते तब तो वो सीधा कैश में चला जाता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स के बारे में। सो सेल्स लेजर विल कंटेन ऑल पर्सनल अकाउंट्स एंड परचेज लेजर विच इज ऑल्सो नोन एज बॉट, BOUGHT, बॉट, और क्रेडिटर्स लेजर, दिस कंटेन्स ऑल द पर्सनल अकाउंट ऑफ सप्लायर्स। सो 3 ही कैटेगरी है हमारे पास। एक तो जिससे पर्सन के साथ जब हम डील ही नहीं करते तो इम्पर्सनल हो जाता है वो लेजर, एंड उसमें सारे ऑलमोस्ट आ जा रहे हैं नॉमिनल और रियल अकाउंट जितने हैं वो जनरल लेजर में आ जाएंगे। अब पर्सनल में या तो वो हमारे कस्टमर्स होंगे या तो वो हमारे वेंडर्स होंगे। तो सेल्स लेजर एक बनेगा, एक बनेगा सप्लायर्स लेजर, परचेज लेजर, बॉट लेजर। यही हम यहां पे दिखा रहे हैं। सो डिवीजन ऑफ लेजर इजी है। आप अगर अकाउंट का क्लासिफिकेशन याद रखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली क्या है, लेजर का भी क्लासिफिकेशन याद हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग एन अकाउंट। बैलेंस क्या होता है, फिर से हम बोले सर जब भी अकाउंट बनाते हैं तो लेट्स से हम कोई भी अकाउंट, फर्नीचर का एग्जांपल ले रहे थे। फर्नीचर जब हम खरीद रहे हैं यहां पे हम डेबिट साइड में उसको दिखा रहे हैं। जब जब खरीद रहे हैं बढ़ रहा है हमारा एसेट, डेबिट डेबिट हो रहा है फर्नीचर। और जब हम उसको बेच रहे हैं या हम उसको हटा दे रहे हैं, हम बोले अभी हमारे काम का नहीं है, तो हम क्रेडिट कर दे रहे हैं, कम हो जा रहा है हमारा फर्नीचर। अब लेट्स से ये 4 ही ट्रांजैक्शन हुए और डेबिट साइड लेट्स से हमारा टोटल आ रहा था 2000, हम 2000 का टोटल फर्नीचर खरीदे ड्यूरिंग अ पीरियड, मतलब 1 महीने में या 1 साल के अंदर, और हम 100 रुपए का अपना फर्नीचर हटा दिए, वो खराब हो गया था, वो काम का नहीं था। तो 2000 लेफ्ट साइड, 100 राइट साइड,
कितना बैलेंस बचता है 1900, तो हमें 1900 यहां दिखाना होगा जिससे कि हमारा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाए। और ये जो 1900 का बैलेंस हमारा निकल के आता है इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। वाई? बिकॉज आवर लेफ्ट साइड इज मोर देन द राइट साइड। और वही अगर हमारा राइट साइड ज्यादा होता तो हम उसको लेफ्ट साइड में दिखाते, बट बोलते क्या, उसको क्रेडिट बैलेंस। और हम इसको डेबिट बैलेंस इसीलिए भी बोल रहे हैं बिकॉज अब लेट्स से हमारा पीरियड एंड हो गया, हम बैलेंस निकाल लिए, अब हम जब नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट ईयर में वापस से फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम इस बैलेंस को क्या है अपने लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे कि हमारे पास आज एग्जिस्टिंग डेबिट बैलेंस है, तो हम यहाँ 1900 रुपया दिखाएंगे सबसे पहले। तो वी स्टार्ट ऑफ विद अ डेबिट बैलेंस। ये जो हमारा राइट साइड में बैलेंस है दैट विल बी carried forward as डेबिट बैलेंस, जो हम लेफ्ट साइड में दिखाएंगे। वाई? बिकॉज लेफ्ट साइड इज आवर डेबिट साइड। क्लियर है? नाउ लेट्स look at the concept of balancing an account. Balance is the amount by which the entries on one side of an account exceeds the entries on the other side. So हम अभी क्या देखें, अगर लेफ्ट साइड हमारा ज्यादा है राइट साइड कम है तो जो भी बैलेंस बचता है वो हम दिखा रहे हैं एक बार राइट साइड में, जिससे दोनों बैलेंस हो जाए, हमारा डेबिट बिकम्स इक्वल टू क्रेडिट। इसीलिए हमें हमारे ये टोटल को मैच करने के लिए वी नीड टू शो अ बैलेंस, और वो बैलेंस ही हमें बताता है कि हमारा डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। उसी से हमें पोजीशन का पता चलता है बिजनेस का। क्लियर है? So balance is the amount by which the entries on one side of an account exceed the entries on the other side. Balancing means calculating the balance of an account. Balancing means calculating the balance of an account. The balance is shown on the side which with the lesser amount as balance carried down or balance carried forward, and shown beneath the rules total on the opposite side of the account as balance brought down और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। रूल्स मतलब ये जो हम दो लाइन बनाते हैं ना टोटल के समय, इसको हम रूल्स बोलते हैं। सो हम बोल रहे हैं बैलेंस को हम उस साइड में दिखाते हैं जिसका बैलेंस कम है, जिससे कि हमारे ये जो टोटल है, ये दो लाइंस बनाते हैं, इसके नीचे हम टोटल लिखते हैं ना, इसका टोटल दोनों इक्वल हो जाए, इसीलिए हम बैलेंस को उस साइड में दिखाते हैं जिसका जो निकल के आता है बैलेंस वो कम है, उसको हम उस साइड में दिखाते हैं। So balance is shown on the side with the lesser amount as balance carried forward. तो हम जब लास्ट में ये 1900 दिखाएंगे हम उसको दिखाएंगे by balance carried down या balance carried forward, इसको हम एब्रीविएट कर सकते हैं as CD और CF, जिसका मतलब होगा carried down और carried forward। तो यहाँ पे हम दिखाए सारा ट्रांजैक्शन, फिर हम दिखाए एक हमारा जो है फर्नीचर वो चला गया, जो बच रहे वो हम बोलते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन या बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। और हम क्या बोल रहे थे, हम जब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट करते हैं फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं हम उसमें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन या टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। हम फिर लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे और हम कैसे एब्रिविएट करेंगे उसको, BF या BD, और हमारा सबसे पहला जो आइटम उसमें आएगा वो होगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लियर है? Next, when the debits exceed the credits, it is said to have a debit balance. And when the credit exceeds the debits, it is known as a credit balance. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। An open account is one which has either a debit or credit balance. मतलब हमारे लिए अभी फर्नीचर क्या, इट इज एन ओपन अकाउंट, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, डेबिट आ रहा है। अगर यही हमारा क्या होता, अगर हमारा ऑलरेडी 2000 और ये 2000 सेम हो जाता, यहाँ पे हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे ये जो टोटल होता ये ऑलरेडी 2000 था और हम जो बेचे, लेट्स हम सारे एक साथ बेच दिए, जितना भी हमारे पास फर्नीचर था हम डिसाइड किया सबको हटा देंगे बिजनेस से, तो हम एक साथ क्या करें, सारा का सारा अमाउंट हटा दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो रहा है, इट इज अ क्लोज अकाउंट नाउ। अब इसमें कोई बैलेंस नहीं बचता है, हमारा ऑलरेडी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो हम इसमें कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करते नेक्स्ट पीरियड में। समझ आ रहे? सो एन ओपन अकाउंट इज वन विच हैज ईदर अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इस केस में हमारे पास जो 1900 बच रहा था, इट इज एन ओपन अकाउंट, क्योंकि इसमें हमारे पास देयर इज अ डेबिट बैलेंस। अब सर क्या जरूरत है इसको बैलेंस करने की? एक बार तो हम ये चीज जाने थे कि
जब जर्नल्स बनाते हैं हम, उसमें हमें बैलेंस निकालना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें सब चीज हम एक जगह डाल के रखते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट, अगर कोई बोले कि हमें बता दो फंक्शन में आज की तारीख में कितना बैलेंस है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट बैलेंस फ्रॉम अ जर्नल। और अल्टीमेटली क्या होता है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, एक समरी बनाना पड़ता है सारे बैलेंस का। वो हम तभी बना पाएंगे जब हम लेजर को बैलेंस करेंगे। दैट इज वाई बैलेंसिंग एन अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि उसी से पता चलेगा हमें हर अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है। हम जब समरी बना के, ओनर को तो समरी दिखाना पड़ेगा हमें, वो हर एक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स में तो जाएगा नहीं। तो उसके लिए, समरी बनाने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। देखिए इसमें क्या लिखे, नीड फॉर बैलेंसिंग एन अकाउंट, इट हेल्प्स इन असर्टेनिंग द पोजीशन ऑफ एन अकाउंट एट एनी टाइम। हमें ये बताते हैं अकाउंट का क्या पोजीशन है, डेबिट में है अकाउंट की क्रेडिट में है अकाउंट। सो इट हेल्प्स इन असर्टेनिंग द पोजीशन ऑफ एन अकाउंट एट एनी टाइम। इट हेल्प्स इन प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड thus प्रोवाइडिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो पहले तो हमें ये बताते हैं डेबिट है कि क्रेडिट है, फिर क्या करता है, हमें समरी हेल्प करता है बनाने में, ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, विच in turn helps in determining the arithmetical accuracy. It helps in verifying the amount of cash in hand by drawing the balance of cash account. हम बोले कैश अकाउंट थोड़ा स्पेशल अकाउंट हो जाते हैं, इसलिए हम जब कैश अकाउंट बनाते हैं हमें पता चल जाता है कितना आज हमारे हाथ में कितना कैश पड़ा हुआ है। क्लियर है? और एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये हम क्या बोले, कैश अकाउंट के बारे में बात करें, जबकि हम जर्नल में बोले कैश जर्नल अपने आप में एक जर्नल है। इससे एक और चीज ये पता चल रहा है सर कि कैश इज अगेन अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ एन अकाउंट। व्हाई? बिकॉज कैश इज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। कैश इज वन पर्टिकुलर आइटम जिसको हम बोलते हैं बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। इट इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ एन आइटम। सो हमें कैश का बैलेंस पता चल जा रहा है कैश अकाउंट बनाने से। नेक्स्ट, by drawing the balances of personal accounts, it is possible to verify the amount owed by a customer and the amount owed to a supplier. जैसे हमें कैश का अकाउंट हम कभी भी बनाएंगे, हमें पता चल जाता है कैश में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, हमारे पास कितना कैश है हाथ में। वैसे ही अगर आप कोई भी डेटर का अकाउंट बनाते हो, क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हो, आपको ये पता चल जाता है कि डेटर से हमें कितना पाना अभी आज के दिन बाकी है। या हमें, अगर हम सप्लायर का अकाउंट बनाते हैं या वेंडर का अकाउंट बनाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमें क्रेडिटर को कितना देना रह जाता है आज की तारीख में। सो इससे हमें तुरंत पता लगता है कि एक इंसान को हमें कितना देना है या कितना उससे पाना है। दैट इज वाई अगेन इट इज वेरी यूजफुल टू प्रिपेयर अ लेजर and to find the balance of that particular account. Clear है? The balances of nominal accounts help in preparation of trading and profit and loss account and thus determine the periodical results of the business. हम nominal accounts के केस में क्या पढ़े थे? nominal accounts के definition में कि it is a temporary account. Why? Because उसका बैलेंस जो है हम कभी भी बैलेंस शीट में लेके नहीं जाते। बैलेंस शीट में खाली ओपन अकाउंट्स का बैलेंस लेके जाते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट्स के हम क्लोज कर देते हैं। साल के अंत में हम सारे नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। और क्लोज हम कैसे पढ़ते हैं, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लास्ट में कुछ भी बैलेंस हमारे पास जो बचता है, डेबिट हो या क्रेडिट हो, अगर वो नॉमिनल अकाउंट है, इट विल गेट ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या ट्रांसफर करते हैं, हम सीधा सीधा बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, हम ईच आइटम नहीं करते। परचेज में हम जितना ट्रांजैक्शंस किए, लास्ट में जो परचेज का टोटल बैलेंस निकल के आएगा, हम सीधा सीधा बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। इसीलिए भी बैलेंस करना जरूरी है। बाकी लेजर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और जो परचेज लेजर हो गया, सेल्स लेजर हो गया, इनका जो बैलेंस है दैट हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। एंड दस इन टर्न वो हमें क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस। क्लियर है? Last, the balances of real accounts help in preparation of the balance sheet and thus helps in determining the financial position as on date. So just like nominal accounts हमें profit loss ढूंढने में help करते हैं, जितना भी हमारे पास real account है, for example furniture account, हम पढ़े जितना भी हमारे प्रॉपर्टी पोजेशन है उनके जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट्स बनेंगे, वो सारा बैलेंस हमें क्या हेल्प करेगा, दैट विल हेल्प अस इन क्रिएशन ऑफ बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट में भी हम फाइनली ये दिखाएंगे आज के तारीख में हमारे पास उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी और पोजीशन में कितना बैलेंस पड़ा है, इसलिए उसको बोलते हैं बैलेंस शीट. इट इज लाइक अ समरी ऑफ ऑल बैलेंसेस ऑफ रियल अकाउंट्स, ऑफ पर्सनल अकाउंट्स. क्लियर है? तो यहां हम बोले बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट्स हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड thus हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कितना एसेट्स, कितना लायबिलिटीज एज ऑन डेट. चलिए, आपको होपफुली अब जो है क्लियर हो जा रहा है जर्नल क्या है, लेजर क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, व्हाट इज द नीड फॉर बैलेंसिंग अ लेजर. ये सब क्लियर हो रहा है ना? अब चलिए जल्दी से देखते हैं डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर. सो सबसे पहले जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री whereas ledger is a book of final entry. यहाँ बोले दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन. लेजर में हम पढ़े इट इज द फाइनल पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन. बट जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक. इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ लेजर whereas ledger is a principal book of accounts. सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग बुक है हमारा लेजर. जर्नल में द यूनिट ऑफ दिस बुक इज अ ट्रांजैक्शन whereas ledger में the unit of this book is an individual account. ledger क्या है? ledger बहुत सारे accounts का collection है, so उसका individual unit क्या हो रहा है? it is an account. whereas journal के केस में क्या हो रहा है? हम हर transaction record करते हैं, so उसका एक single unit क्या हो रहा है? तो transaction हो रहा है, transaction से journal बन रहा है. whereas हम similar transactions को एक एक account में बना रहे हैं और account का जो collection है उससे हम कहते हैं ledger. So हम बोल रहे थे the unit of this book is a transaction whereas the unit of this book which is ledger उसका क्या है? individual account. Primary documents such as vouchers are the basis for recording transactions in the journal. हम सबसे पहले obtain करते हैं vouchers और उससे हम record करते हैं. So journal हम बनाते हैं with the help of vouchers whereas ledger हम बनाते हैं with the help of journals. Journal is the basis for recording entries in the ledger. जर्नल के केस में हम डेली रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज उसको डेली बुक भी हम कहते हैं. लेजर के केस में इट इज डन पीरियोडिकली. जरूरी नहीं आपको रोज रोज जो ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करें रोज आप पोस्ट भी करो, उसको आप इन सम इंटरवल्स भी कर सकते हो. बट जर्नल के केस में उसको हम डेली रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलेंगे भी क्या? डेली बुक्स. ठीक है? Journal requires a narration for each transaction whereas ledger does not require narrations. Journal maintains the identity and purpose of each transaction. हम बोले ना हर ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट एक ही जगह मिल जा रहा है हमें, तो उसका एक यूनिक आइडेंटिटी जो है वो हम इंटैक्ट रख रहे हैं जर्नल के केस में. पर लेजर के केस में दे डू नॉट मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन. क्लियर है? बिकॉज लेजर के केस में हम क्यों नहीं कर पा रहे मेंटेन? बिकॉज हम जब अकाउंट बनाते हैं अकाउंट में तो हम खाली उसका कोरिस्पॉन्डिंग अकाउंट दिखाते, एक ही बैलेंस मिलता है आपको एक अकाउंट में. दो अकाउंट मतलब आपको फिर दो अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़े. जब आप जर्नल में दो अकाउंट्स आपके पास, तो आपको क्या है? एक अकाउंट देख के कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी पता लगेगा. दैट इज वाई हमारे को जो है एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन की जो आइडेंटिटी है we can't get it with the help of a ledger. उसके लिए हमें जर्नल को रेफर करना पड़ेगा. जर्नल में ना कि हमें सिर्फ दोनों साइड्स दिखेंगे उस ट्रांजैक्शन के, बट विल आल्सो गेट टू सी द नरेशन जिसमें हमें क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली उस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या. ठीक है? अब दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंड लेजर. हमें थियोरी तो अब क्लियर हो गया. अगेन थियोरी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. आप प्लीज थ्योरी को इग्नोर मत कीजिएगा. इसमें से भी क्या है कि 4 मार्क 6 मार्क ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जब आप एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, तो थ्योरी पार्ट में आपको जो है ये 4-6 मार्क्स के क्वेश्चंस आप देखोगे आ जाते हैं जनरली. सो अब ये मत समझिएगा कि सिर्फ अकाउंटिंग में अकाउंटेंसी में आप प्रैक्टिकल कर लोगे और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे. अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू also study the theory part of it. हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे, आप हमेशा याद रखिएगा हमारा सब्जेक्ट का नाम अकाउंटिंग नहीं है, इट इज अकाउंटेंसी.
सो हम ब्रॉडर थियोरी भी कवर कर रहे हैं अकाउंटेंसी में। अगर हमें सिर्फ प्रैक्टिकल ही पढ़ना होता तो हम अकाउंटिंग पढ़ते। क्लियर है? चलिए आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल्स देखेंगे अब जर्नल और लेजर में। नाउ जस्ट बिफोर वी गो, लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।